तुम्हारा अंदाज क्या कर रहा है ये तो बताओ शहर को, तुम कितना बाजार डाले ये तो बताओ शहर को। पहले हम तो करेंगे, हमारा फर्ज है, आवाम ने हमको चुन के दी, हम तो काम कर। गटर की सफाई को लेके इतना ज्यादा परेशान है तो इसकी तो मालूमात चाहिए। और ये क्यों मैडम, अगर आप इसमें सूचना हमारी लेते हैं, अगर ये 15 वित्त आयोग से आपको देने गया है तो हमारा सिर्फ ये बोलना है कि तुम आप यूडी से और डीएमए से इसकी परमिशन लो, मेरी सूचना ले लो, और अगर उस पर कोई सूचना लेगा तो वोटिंग करा लो। वजह यह है कि गटरों की हालत बहुत खराब है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। पुल से एक बच्चा बह गया, 4 रोज के बाद उसकी जो है बॉडी, उसकी लाश मिली, तो इस पे जो है जवाबदारी निश्चित होना चाहिए। इसमें कौन कसूरवार है वो निश्चित होना चाहिए। हेलो हेलो पकड़े डिपार्टमेंट की आप मीटिंग लगाओगे। हेलो नहीं याच्यावर काय उपाययोजना केलेल्या आहेत उत्तर द्या, उत्तर करून देणार आहे। ऐसा है मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। खूप मागो यांच्या यादीने मालेगाव महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व गरजू नागरिकांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लागू करने का भी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे। सम्माननीय महापौर मैडम और अपोजिशन लीडर, ये दोनों की मैं शुक्रगुजार हूँ कि महिला सम्मान में मुझे यहाँ से बोलने की आपने इजाज़त दी। ये जो विषय है ये मैं मानती हूँ कि मालेगांव की तारीख में पहली बार हो रहा है। मालेगांव शहर जो है वो गरीब बस्ती मजदूरों का शहर। यहाँ कारपोरेशन की जो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ ये पोजीशन नहीं है कि हम लोगों का बेहतर इलाज कर पाए, क्योंकि हमारा स्थापना खर्चा इतना है जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पाती। और जो ट्रीटमेंट गरीब लोगों को मिलना चाहिए कारपोरेशन के हॉस्पिटल से, वो हम उपलब्ध नहीं कर पाते। इसमें ऐसा होता है कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, चाहे आयुष्मान भारत या महात्मा ज्योतिबा फुले से फ़ायदा उठाने के लिए, उन पर प्राइवेट हॉस्पिटल परसेंटेज ले देते हैं, 10%, 20%। तो गरीब लोगों पर एक भार आता है, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। अगर ये योजना मालेगांव शहर के कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल से होने लगे तो सबसे अहम बात ये होगी कि कॉरपोरेशन जो खर्च कर रही है मेडिसिन पे और डॉक्टर्स पे, वो सब हमारा खत्म हो जाएगा। एक तरह से हमारा स्थापना का खर्चा कम हो जाएगा, कॉरपोरेशन का खर्चा कम हो जाएगा और गरीब लोगों को बेहतर इलाज होगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम मसला ये आता है हामला औरतें और उनकी सर्जरी का। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतों को आती है, रिफ़र करते हैं उनको नासिक, धुलिया। उसमें टाइमिंग लेट हो जाने की वजह से, डिसीजन लेट हो जाने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से बहुत से लोगों का, बच्चों का या माँ का देहांत हो जाता है। अगर हम हमारे हॉस्पिटल से ये सुविधाएं शुरू कर देंगे तो ये माना जाएगा कि भाई जो मरने वालों की तादाद है या उनको केयर करने के लिए हमको जल्दी वक्त मिल जाए। इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो करने के लिए हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, यहाँ से ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हो पाएगी। एक सबसे अहम इशू होता है कि अगर सरकारी अपने हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है लेकिन उसके बाद उसकी केयर के लिए NICU नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, और ना ही हमारे पास बच्चों का तज्ञ है जो उनको देख पाए, उनकी केयर कर पाए। ये सारी योजना आने के बाद हम जो है हमारे हॉस्पिटल से बच्चों को एडमिट भी कर लेंगे और वो हमारे कारपोरेशन पे भार नहीं होगा। दूसरा ये कि जो छोटी छोटी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी, चाहे वो पित्त की सर्जरी हो, स्टोन की सर्जरी हो, ये सब भी हमारे यहाँ नहीं होता। लेकिन जब ये आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है वो शुरू होते ही हम ये भी सुविधा हमारी कारपोरेशन से दे पाएंगे। और मैं मानती हूँ कि ये शुरू हो जाने के बाद से जो लोगों को यहाँ से भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, वो बड़ी मुश्किल खत्म हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लोगों को ठग के पैसे लिए जाते हैं,
10%, 20%, वो भी बंद हो जाएगा। और ये एक तोहफा होगा कि 2 ओहदेदार यहाँ महिला बैठी हैं, तो हमारी तरफ से महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को और मालेगांव शहर के साथ साथ एक ऐसे मामला है कि जो पंत प्रधान योजना है उसमें ऐसा है कि तुमको सिर्फ प्रॉपर मालेगांव के लोगों को नहीं, अगर उत्तर भारत से कोई मालेगांव आता है या कोई दूसरे राज्य से भी मालेगांव आता है तो हम कारपोरेशन की तरफ से उसका इलाज मुफ्त में कर सकते हैं, जिससे पहले उपलब्ध नहीं था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और ये एक हमारे लिए एक नई तारीख बनाने वाला है। आप सब जो है हमारी इसमें सहयोग करें। आपली खरोखर मनापासून हृदयापासून तुमचं अभिनंदन करतो, पण मी त्याचबरोबर ही योजना लागू करण्याच्या काही अटी शर्ती शासनाच्या असतील त्या संदर्भात माहिती मिळाली तर आपल्याला मध्ये आश्वासित होतं। मेरा विषय तो आप पूछो क्या आपण आता या योजना लागू करताना आपल्याला काही शासनाच्या परवानगी घ्यावं लागतं। इसमें ऐसा है, ये दोनों योजना जो है मैं बता रही हूँ, वो उनके पास मालूमात इसलिए नहीं होगी कि प्रशासन की तरफ से नहीं आया, वो विषय मेरा है, इसलिए वो प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। तो मैं बताती हूँ क्योंकि मैं जब ये विषय रखी तो मैंने कुछ समझा है। इसमें पहला ये है कि 30 बेड का हॉस्पिटल चाहिए। उसके बाद एक जो प्रॉब्लम आप समझ रहे हो कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं, हम ऑन कॉल डॉक्टर भी ले सकते, हम विजिटर डॉक्टर भी ले सकते, इसलिए और हमारा एरिया ऑफ द हॉस्पिटल जो है वो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों से बहुत ज़्यादा। आज मालेगांव शहर में 17 हॉस्पिटल ऐसे जहाँ ये योजना चल रही, वो उसके मुकाबले में हमारा हॉस्पिटल कारपोरेशन का ज़्यादा कैपेबल है। और इसमें एक खास बात मैं बता दूं कि आपके ठहराव के बाद मंजूरी में प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो हमारे साथ हो। मलेरिया के पेशेंट, डायरिया के पेशेंट, डेंगू के पेशेंट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ये योजना में कोई भी उनको रकम वापस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, लेकिन हम अगर हमारे कारपोरेशन के हॉस्पिटल से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से करेंगे तो मलेरिया, डेंगू और जनरल बीमारी ओपीडी छोड़ के बाकी सबका हमारा इस सुविधा में आएगा। और इसका फायदा वाडिया हॉस्पिटल, हाउन अंसारी हॉस्पिटल, दयानी हॉस्पिटल और विठ्ठलराव, साथ ही विठ्ठलराव काले हॉस्पिटल में हम ये काम कर सकते हैं। और आगे रमजानपुरा और अली अकबर हॉस्पिटल में काम तामीर के बाद हो। आपण ही योजना मंजूर करतोय, पण ही योजना मंजूर करताना जसं तुम्ही सांगितलं की सर्जन अवेलेबल नाही होत, पण मग ती योजना मंजूर करून होणार आहे का? याच्यामध्ये त्या सुविधा बी असायला हव्या, सर्जन असायला हवे, ते इक्विपमेंट असायला हवे, ओटी चांगला असायला हवे, जसं बालरोग तज्ञ असायला हवं, याच्या पण अपॉइंटमेंट आपण महापालिकेतर्फे केली पाहिजे। एक बात आगे सुन लो, हमें सवाल आपका सुन समझ गए। एक बात, जर सुविधा द्यायला आपल्याकडे जर तेवढे अधिकारी नसतील, आरोग्य अधिकारी किंवा डॉक्टर्स नसतील, बालरोग तज्ञ नसतील, तेवढे ओटी कॅपेबल नसतील तर आपण त्या सुविधा देऊ शकत नाही। माझं फक्त महापौर मॅडमकडनं प्रशासनाला एवढंच सांगणं आहे की या सुविधा लवकरात लवकर पहिले उपलब्ध करण्यात याव्या। नहीं, अपने जो हॉस्पिटल है जो उसके ओटी है वो कैपेबल है। दूसरा, आप जो डॉक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं, डॉक्टर्स अपने परमानेंट डॉक्टर इसकी जरूरत नहीं, हम ऑन कॉल डॉक्टर भी रख सकते हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम ये आता था कि बड़ा भार कारपोरेशन की तरफ था, जिसके लिए हम कैपेबल नहीं थे तो डॉक्टर्स आते नहीं थे। जब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा तो एक डॉक्टरों की टीम रेडी है जो काम करने के लिए तैयार है। विषय लागला आहे, ये महापालिका करेंगे, शासन करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। मैं इसके लिए आपसे जैसे आपने अभी बोला है कि प्रशासन तरफ से विषय नहीं आया, ये विषय मेरी तरफ से आया, बराबर है। यानी इसमें दोनों मैडम अधिकार बापू साहब आपने दिया, बापू साहब ने दिया, इसके लिए पूरी मालूमात ही देना, पूरा नहीं करना। जो हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी है, जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमारा तैयार है। आज जो है तकरीबन वाडिया भी तैयार है, हाउन अंसारी रनिंग है, दयानी हॉस्पिटल रेडी है, साथ ही विठ्ठल काले हॉस्पिटल की जो है वो रनिंग है। इसमें हमको जो पिछला हमारी महासभा थी, हमने उसमें आरोग्य के इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग फंड रखा था। उस फंड में ही
हम कैपेबल हो जाते हैं कि हमको सब सुविधा मिल जाएगी गवर्नमेंट से, ये पॉलिसी हमको ये मिल जाएगी, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं है। उल्टा जो हर महीना तुम हॉस्पिटल में खर्चे करते हो डिलीवरी के लिए, बच्चे जो एडमिट होते हैं उनके लिए, जो मलेरिया के पेशेंट आते हैं, डेंगू के, डायरिया के, वो सारा खर्चा तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये योजना आने के बाद। चलो विषय मंजूर करो, दूसरा विषय लो, चलो दूसरा विषय लो। क्या है भैया? ठीक है भैया, विषय का अगर अच्छे उसके बात चल रही, अच्छा विषय आया है तो सिर्फ वो यही नहीं रहा भैया कि महिला के साथ साथ सभी लोगों के लिए, जैसे उसमें जाहिर सी बात है तुमने स्टोन का बताया, तो हमारा बोलना है कान है, नाक है, आँख है, वो भी है इंक्लूडिंग, जैसे हाथ है ना, तो ये हर चीज ENT आए थे, जनरल सर्जरी सब होगी। मान भाई का बोलने का मतलब है तुमने महिला की बात करे, हमारे लोगों का क्या? महिलाओं को ही होता है क्या? सब कुछ चेकअप कर लो। ये नहीं भैया, उससे भी मेरा बोलना ये है, हर महात्मा के हॉस्पिटल के अंदर हर डॉक्टर होता है, चाहे वो हमारे यहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स नहीं लोगों में निकालेंगे तो हम साथ में रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं, आपको उस पे क्या बोलना है? मेरा ये बोलना है कि जैसे भी हमारे यहाँ पे जैसे नहीं, आप ये समझ लो, ऑर्थोपेडिक मतलब जो हड्डी का इलाज होता है वो महिला पुरुष सबके लिए है। उसके बाद बाकी जनरल सर्जरी भी ये सबके लिए। महिला की बात इसलिए मैं की कि सबसे ज्यादा लोड हमारे हॉस्पिटल से महिलाओं की डिलीवरी और सर्जरी का होता है और बच्चों का, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। लेकिन यहाँ तक कि इसमें हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, इसमें जो है वो कैंसर का इलाज भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे हॉस्पिटल ये कैपेबल नहीं है, इसलिए ये बात नहीं हो रही। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हमको यहाँ वेंटी भी अगर हमने उपलब्ध कर दिया तो वो भी हम वेंटिलेटर भी रख सकते हैं। और सबसे अहम बात, मालेगांव शहर में किडनी के पेशेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। समर्थ हॉस्पिटल में 8 डायलिसिस मशीन है, 18, उसमें वो हर वक्त बिजी रहती। अगर हम हमारे यहाँ से शुरू करेंगे तो वो एक सुविधा हमारे यहाँ से फ्री में डायलिसिस की भी सुविधा शुरू हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर का पैनल हमारे पास है जो ऑन कॉल और विजिटर डॉक्टर हमारे पास आने के लिए तैयार है। इस सुविधा आने के बाद, क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से तो क्यों नहीं आएंगे कोई, यही मसला था ना अभी तक। या हा महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासाठी मी इथे या ठिकाणी उभा आहे। सर्वप्रथम अतिशय चांगला विषय आणलेला आहे, त्याबद्दल आमचं समर्थन आहे। पण त्याचबरोबरीने आपण हे पण बघायला पाहिजे की आता आपण समाजवादी पार्टीकडून आलेला आहे, तुमची और आमची विचारधारा एकच आहे। तर उदार आर्थिक धोरण स्वीकारण्याच्या याच्यात आधी आपले उद्योगधंदे त्या पद्धतीचे होते का, आणि त्याच्यानंतर मग आपण जागतिक स्पर्धेमध्ये उतरायला हवं असं त्यावेळेस समाजवादी म्हणायचे। आता ती परिस्थिती आहे की मालेगाव कॉर्पोरेशनचे जे हॉस्पिटल आहे ते हॉस्पिटल त्या पात्रतेचे आहेत का, हा पहिला प्रश्न। जसं तुम्ही आता सांगितलं की या योजनांसाठी जे मार्क्स पाहिजे ते मार्क्स आपल्या हॉस्पिटलला नाही। आता मी तुम्हाला सांगतो ना, 2022-23, 23-24 आणि 24-25 या मागच्या 3 आर्थिक वर्षामध्ये आपण वैद्यकीय सुविधांवर 0 रुपये खर्च केलेले। मागच्या 3 वर्षामध्ये आपण पिसाळलेल्या कुत्र जे त्याच्यावर उपचाराला 0 रुपये खर्च केलेले। रेबीज त्याच्यासाठी आपण सिव्हिलला किंवा मग धुळ्याला पाठवायचं। आज ही परिस्थिती काही फार चेंज झालेली बदललेली अशी काही दिसत नाही। हा मुद्दा चांगला आहे, अत्यंत योग्य आहे, पण ते आपल्याला जे करत असताना हे एक भान ठेवायला हवं की ह्या योजना केव्हा येतील। मालेगाव शहरामध्ये असे अनेक हॉस्पिटल आहेत की त्यांच्याकडे सर्व सुविधा आहे तरी ते योजना घेत नाही, त्या योजनेला पात्र ठरत नाही। तर आपल्याकडे काहीच नाही, म्हणजे आता पद निर्मिती करायला पाहिजे आपण। मी मागं इथल्या डोलारे साहेबांना 2 BDHचे की आपण त्या ठिकाणी, पण पद निर्मिती नाही ते काय करते, पद निर्मिती आपल्याला करायला पाहिजे। ऑन कॉल वर ह्या योजना रन होतील आणि सक्सेस होतील हे आपण समजून घेणं थोडंसं दिवा स्वप्न ठरेल। माझी विनंती फक्त एवढंच आहे की आपल्याला ताकद द्यायची आहे। आता 1 कोटी रुपये आपण जवळपास वैद्यकीय सुविधांसाठी राखीव ठेवलेले आहे, तर त्या संदर्भात ते हॉस्पिटल त्या पद्धतीने आपल्याला उभे करावे लागतील आणि त्याच्यानंतर ह्या योजना आपण सुरू करू। आणि त्या अगोदर जर पद निर्मिती होत असेल,
अनेक पद्धती, मला तर वाटतं की फक्त आपल्याकडे MBBS एकच आहे, म्हणजे बाकीचे तर गोष्टच नाही, होम आहे. तर ही का म्हणून लोक आपल्याकडे म्हणजे उगाच आता तर ठीक आहे तिथं बाकीच्या ठिकाणी टक्केवारी होत असेल किंवा काय, पण जर महापालिकेच्या याच्याने मोठ्या गाजावाजाने आपण सुरू करावं आणि त्याचा जर उपचारच होत नसतील किंवा ते डॉक्टरच नसतील तर ते आपण तोंडावर पडण्यासारखं होईल. म्हणून हे धोरण राबवताना आपण सगळ्या गोष्टींचा विचार या ठिकाणी करावा. आणि तरीही आम्ही तुमच्या ह्या प्रयत्नांना तुमच्या सोबत आहोत. फक्त ही गोष्ट आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात ठेवावी. दिनेश भाऊ, पहले तो ये जो सवाल कर रहे हैं इसमें एक बात ये समझ लो कि इसमें कोई हमको इन्वेस्टमेंट नया करना ही नहीं है. जो तुम समझ रहे हैं हमारी माली पोजीशन अच्छी नहीं है कॉर्पोरेशन की, ये हमको नया कोई इन्वेस्टमेंट जो हमने पिछले बजट में पिछले महासभा में जो तय किया था उसमें ही हमारा काम हो जाने वाला. आपको ये बताऊं, ये लिस्ट में आपको दूंगी जो 17 हॉस्पिटल मालेगांव में चल रहे हैं इस योजना से. आप जाके वहाँ की स्थिति और हमारे कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल इनसे लाख दर्जे बेहतर है हमारे हॉस्पिटल. और तुमको कोई अपॉइंट नहीं करना है परमानेंट डॉक्टर, ये सब विजिटर डॉक्टर रहेंगे, ये आएंगे देखेंगे और जब उनको हेल्दी पेमेंट मिलेगा तो वो बराबर आएंगे. ये बात सही है कि कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो उसमें तकलीफ आएगी, लेकिन हमको मिलकर उसको हल करना है. आप ऑब्जेक्शन के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उसका शुक्रिया. महापौर साहब, उपमहापौर साहबाने जो विषय लाया है बहुत अच्छा विषय, आरोग्य का विषय. पर इससे मेरे कैसा कहना है, नागरिक आरोग्य केंद्र और उप आरोग्य केंद्र है, यहाँ पे IV जो सलाइन देना और इंजेक्शन ये चालू करना चाहिए. जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती है वो सिर्फ जो नागरिक आरोग्य केंद्र है उसमें सिर्फ गोलियाँ दी जाती है. तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर साहब से कह के नागरिक आरोग्य उप आरोग्य केंद्र में IV सलाइन देने आणि इंजेक्शन देने ही सुविधा चालू करने देवी. एक राय से मंजूर होता है. कुछ बोलना चाहते थे कानून के साथ से एक बच्चा बह गया, 4 रोज के बाद उसकी जो है बॉडी उसकी लाश मिली, तो इस पे जो है जवाबदारी निश्चित होना चाहिए. इसमें कौन कसूरवार है वो निश्चित होना चाहिए. अगर मालेगांव महानगर पालिका की हद में पीछे 4 साल पहले दयानगर के ब्रिज में भी ऐसे ही 2 बच्चे बह गए थे. अगर हम महानगर पालिका में 4 लाख रुपए की रेटिंग नहीं लगा सकते तो ये 1200 और 1400 करोड़ के बजट की महानगर पालिका को सोचने की जरूरत है. इसमें जवाबदारी निश्चित होना चाहिए. महापौर मैडम, मेरे वार्ड का बच्चा था, वहाँ पे रेलिंग के अलावा जो है ना बाजू से जो नदी के है ना रिटेनिंग वॉल होना चाहिए. एक तरफ रिटेनिंग वॉल है मगर जो ऊपर लोग चढ़ते हैं जहाँ पे नोमानी पुल बन रहा है उसके साइड से जो है वहाँ से धक्का होना चाहिए और वहाँ पे रोड की सुविधा होना चाहिए लोगों को. वहीं से बच्चे घसड़ के गिरते हैं और जो संबंधित अधिकारी है उनको बुलाओ. मैडम, मेरा एक सवाल है, ये जो शोध प्रस्ताव होता है तो पहले कारपोरेशन से उन लोगों के घर पे जो है लेटर जाता था. अभी ये लोगों ने बताना कि किसके घर पे आज तक से अपने आज शोध प्रस्ताव लेते हैं तो किसके घर पे ये भेजे, ये सिर्फ कारपोरेशन को मालूम रहता है, आम लोगों को मालूम नहीं पड़ता. पहले जो है लेटर जाता था कारपोरेशन से, तो ये चीज हो नहीं रही है. तो उसका क्या है मकसद है शोध प्रस्ताव का? उन लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम भी जो उनके दुख में शामिल है. ये तो सिर्फ जो यहाँ पे लिखा के खड़े होकर 2 मिनट करने के बाद में ये क्या उसका है, उनका लेटर भेजना चाहिए ना, पहले देखते बिना. अभी मैं वो एड्रेस में जब मसला आ रहा है, बहुत सारा हमारे पास लेटर तैयार है. असल में एक्चुअली सिर्फ नाम लिखा देते हैं लेकिन उनका जो पोस्टल एड्रेस है ना इसके बाद जो मैं तमाम नगर के लोगों को बोलना चाहूँगा, इसके बाद जो भी अगर जो प्रस्ताव अगर आप देंगे जिसका इंतकाल हुआ है उसका नाम उसका घर का एड्रेस के साथ एक चिट्ठी लगा के दे देना चाहिए. तमाम नगर लोगों से मेरी गुजारिश है पोस्टल एड्रेस से नगर सचिव साहब स्टार्ट करिए आप. महापौर मैडम, एक महासभा में ये विषय नहीं है मगर हमारे यहाँ शासन की तरफ से एडिशनल आयुक्त, उप आयुक्त कई लोग आए मगर जिस तरह से प्रशासन को काम करना चाहिए काम करते नहीं. एडिशनल आयुक्त तो आने का मतलब ये है कि कामकाज और प्रशासन का अच्छा हो, मगर ऐसा देखने में आ रहा है
सभी पार्टियों के नगर सेवकों की तकरार है कि वो ऑफिस में रहते नहीं और उन तक फाइल जाने के बाद काम रुक जाता और वो खुद भी मालेगांव रहना नहीं चाहते। तो हम भी चाहते हैं, एक लेटर दे रहे कि रोहिदास दौड़पुरकर साहब को हम भी यहाँ से भेजने का ठहराव पास करो। जब उनको काम ही नहीं करना है तो यहाँ क्यों बैठे हो? पत्थर के जैसा अड़ंगी, आम जवान में बोले अड़ंगी डाल के बैठे हो, कोई काम करते नहीं। ऐसा बहुत से अधिकारी है मैडम महानगर पालिका में जो आयुक्त को उपायुक्त के नाम पे आए हैं, जबकि अगर ये कोई भी उपायुक्त तो सहायक आयुक्त तो नहीं रहते तो हमारे महानगर पालिका के अधिकारी वो उसमें सक्षम है। ऐसे कई साल तक नहीं थे तो हमारे महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो लोगों ने आज तक संभाला है। ये लोगों के आने से काम कम होना चाहिए, पब्लिक का काम ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देख लेके काम की थप्पी लगते जा रहे और ई टेंडरिंग क्या चालू करे, ई ऑफिस चालू करे। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया इन्होंने कौन सी ट्रेनिंग ली है, ये बतावे और नहीं तो ये सिस्टम बंद करे और जिसको यहाँ मालेगांव महानगर पालिका में रहना है वो काम करे, खाली मुफ्त तो में पगार ना लेवे। अभी कैसा है कि हम इनको गाड़ी देते हैं, हम इनको कलर को देते हैं, हम इनको सिपाही देते हैं, हम इनको रूम देते रहने को, यानी इतनी सुविधा देने के बाद मालेगांव की आवाम का अगर काम नहीं होगा। आज जन्म दाखिले का मामला देख लो, जिसके पास जवाबदारी है वो बिल्कुल जवाबदारी से एकदम अंधा बना हुआ है। वो अधिकारी देखने को तैयार नहीं है कि जन्म दाखिला मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो ये बोलेगा कौन, ये करेगा कौन? तो ये जवाबदारी इनके अधिकारियों को निश्चित होना चाहिए, उनको जवाबदारी अपनी लेना चाहिए। ये जो बंद पड़ा है कई महीनों से जन्म दाखिला देना, तो ये चालू कब होगा? वहाँ जितने कर्मचारी हो सब रिकामे बैठे रहते, मोबाइल खेलते बैठे रहते, तो कम से कम उनको तो कहीं काम पे लगा दो। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बंद है या तुम्हारे तरफ से बंद है, किसकी तरफ से बंद है जन्म दाखिला? तो ये जो उपायुक्त तो आयुक्त तो लाए गए, सहायक आयुक्त तो लाए गए, तो ये अपनी जवाबदारी निश्चित करने होना, इन्होंने इनके ऊपर जवाबदारी डालने होना। ये जवाबदारी इनका देखेगा कौन, इनका निरीक्षण कौन रखेगा, इन पे नजर, इनको निदर्शन कौन रखेगा, कौन निदर्शन में लेता इनकी? या तो अगर पूछो, अगर कोई नहीं आता अकाउंटेंट नहीं आ रहा, मैं पूछा कि भैया अकाउंटेंट कहाँ है, उसकी हाजिरी कहाँ लगती, तो बोले मालूम नहीं कहाँ लगती। तो फिर पेमेंट कैसे हो रहा, हम गाड़ी कैसे दे रहे, हम ऑफिस कैसे दे रहे? तो कम से कम ये जवाबदारी निश्चित करो। ये सिर्फ ऐसी बोल के मालेगांव की आवाम को बनाने का काम प्रशासन बंद करे। महापौर साहिबा, ये अधिकारी के साथ जिसका अभी मुस्तकीम भाई ने सारे नगर सेवकों की तरफ से लेटर दिया है, और भी जो अधिकारी को नाम बढ़ाना है तो बिल्कुल बढ़ा ले और जाए मालेगांव से। ऐसे जरूरत नहीं है मालेगांव को। साइड कितनी चल रही है पूछ लो जरा सी। जन्म दाखिले में लोग बोलते हैं साइड चल रही, लेकिन चालू नहीं है, चालू है। ये सभी कारपोरेटरों और नगर सेवकों के लिए बहुत अहम की बात है। जो प्राइमरी स्कूलें हैं, हमारी कारपोरेशन की स्कूलें, जो हमारी सरकार की तरफ से तो किताबें आ जाती है, लेकिन उनको नोटबुक नहीं दिया जाता है। मालेगांव शहर के जो बच्चे हैं उनको बुक आ जाती है, नोटबुक नहीं आती है। जो गरीब माँ बाप हैं तो उनको देने में तकलीफ होती है। कई माँ बाप ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर डालते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि जितने भी नगर सेवक हैं हमारी कारपोरेशन की जानिब से, मैं ऐसा चाहती हूँ कि ये साल तो गुजरता जा रहा है, सभी ने बुक नोटबुक सभी ने खरीद लिया है, लेकिन आइंदा साल मैं चाहती हूँ आइंदा साल से हमारी कारपोरेशन की तरफ से उनको नोटबुक दिया जाए, मंजूर किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, सिर्फ नोटबुक नहीं होती है। मैं पूरे हाल की तरफ से महापौर मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आने वाले साल के गरीबों के बच्चों के लिए
जो नोटबुक दिए जाएगी, इसके लिए पूरे हॉल की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। महापौर मॅडम महापौर श्रेणीकडनं सुद्धा तुम्हाला समर्थन आहे. शिक्षण मंत्री नामदार दादासाहेब भुसे यांच्याकडनं तुमचं अभिनंदन मी करतो. महापौर साहब, पूरे शहर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बच्चों की तरफ से और सभागृह की तरफ से हम आपका वाकई में तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. ये बहुत अच्छा विषय है. ये एक पॉलिसी बन गई जो आपने अपने जनरल फंड से कॉर्पोरेशन के बच्चों को 16,000 बच्चों को नोटबुक प्रोवाइड करने का, उनको देने का काम किया. इसी के साथ साथ मेरी ऐसी गुजारिश है कि आने वाले इसी ठहराव के अंदर ये भी ऐड किया जाए कि हम नगर सेवक भी चाहे तो हमारी कॉर्पोरेशन की स्कूलों में हम हमारे फंड से भी वहाँ पर कुछ न कुछ काम कर सकते हैं. अगर हमें कुछ वहाँ काम करना है, हम भी हमारा जो फंड होता है नगर सेवक निधि हम भी वहाँ दे, ऐसा इस ठहराव में ऐड करना ताकि हम लोग भी उन बच्चों के, हमारे भी निधि वो बच्चों के काम आ सके. शुक्रिया. अगला विषय लिया जाए. नागरिकांचा रोष नगर चौकांवर असतो. त्यांना वाटतं त्यांची काही चुकी नाही, त्यांनी आम्हाला भरघोस मताने निवडून दिले, आमचं काम आहे, त्यांचं काम करणं कर्तव्य आमचं कर्तव्य. परंतु हे कर्तव्य पार करत असताना प्रशासन आम्हाला बिलकुल सहकार्य करत नाही. माझा आता आरोप आहे याच्यामध्ये ठेकेदाराचं आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं कोणाचं तरी काहीतरी साठवलोट आहे. त्याच परिसरामध्ये नेहमी का बरं लिकेज होतं? हे लिकेज होण्याचं कारण काय? जर ही पाईपलाईन जुनी झाली असेल तर आपल्या बजेटमध्ये चेंज करा. आमच्या मंत्री साहेबांना सांगा आपण काहीतरी शासन स्तरावर निधी आणू आणि नवीन पाईपलाईन टाकू. पण तो वारंवार आपल्या शहराला पाणी पुरवठ्याचा जो त्रास होतोय त्याचा परिणाम सर्व नगर चौकांना भोगावा लागतोय, नागरिकांना भोगावा लागतोय. त्याच्या संदर्भात चांगली कारवाई करण्यात यावी व जे बी ठेकेदाराबरोबर कोणाचंही साठवलोटा असेल त्यांना उजेडात आणलं पाहिजे, त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. विजयनगरची जी पंपिंग आहे ती 75 आहे, ती 150 केली गेली पाहिजे. कारण तिथून पाणी सप्लाय होत नाही आणि पाणी सप्लाय होते टाकी लवकर भरत नाही आणि दर 15-20 मिनिटांनी ते सांगतात पाणी आल्यानंतर पंपिंग बंद पडली, पंपिंग खराब झाली. त्याच्यावर जरा विचार करा. संबंधित अधिकारी कोण आहे तिथे आलेले, त्यांना बोलवा नाही तर महापौर मैडम साहब, नगर सेवक साहब, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी कल के रोज आसिफ शेख रशीद साहब, चेयरमैन साहब, महापौर मैडम साहब, डिप्टी महापौर मैडम साहब बैठ के जो वाटर सप्लाई की जो आगरा रोड के ऊपर और जहाँ लीकेज ज़्यादा हो रही है, तो कल हम लोगों ने निर्णय लिया कि शिवाजी स्मारक से लेके तो 40 गाँव फाटे तक पाइपलाइन है, वो मैं समझता हूँ आज उसको डालने के लिए शेख रशीद साहब ने उस टाइम गिरना विलायत तक डाली है. और वो जब रोड नहीं बने थे अपने यहाँ पे सीमेंट रोड, तो ज़्यादा हेवी ट्रक आने की वजह से कहीं जगह रोड दबने की वजह से जहाँ लीकेज हुए, तो जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने महापौर मैडम, डिप्टी महापौर मैडम, एजाज बेग साहब, मुस्तकीम डिग्नेटी साहब, हम लोग ने सब ने बैठ के मीटिंग, जो मेन पाइपलाइन है 40 गाँव फाटे से लेके शिवाजी स्मारक तक जो पाइपलाइन है, हम लोगों ने उसको चेंज करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है. और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसका कुछ ही वक्त में उसका टेंडर निकाल के नई पाइपलाइन हम पूरी बड़ी पाइपलाइन डालने वाले हैं. और जैसे शहर के अंदर हम लोग देख रहे न्यूज़ के जरिए जहाँ पाइपलाइन लीक हो रही, वहाँ पे शहर के कुछ लोग हैं, विरोधी लोग जो वीडियो चला रहे, बार बार कॉर्पोरेशन को बदनाम कर रहे. ये सब पुरानी पाइपलाइन है. असल में उनके जो लीडर है, उनके जो आमदार है, वो क्या कर रहे हैं वो नहीं बता रहे. शहर के अंदर क्या काम करने वाले वो सब नहीं बता रहे. हमको सिर्फ कॉर्पोरेशन को शहर के अंदर बदनाम किया, जबकि मैं समझता हूँ जितना कॉर्पोरेशन मालेगांव शहर के अंदर जितना काम करती है, मैं समझता हूँ शायद ही कोई नहीं करता. आज मुझे बताओ जितने यहाँ पे 84 नगर सेवक है और जो सत्ताधारी नगर सेवक हम लोग है, आज अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब ने और महापौर मैडम साहिबा ने तमाम नगर सेवकों को इतना बजट दिया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे शहर तरक्की की ओर जा रहा है. लेकिन हमारे शहर के जो आमदार है सेंट्रल के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब शहर के अंदर कहीं नहीं दिख रहे.
और उनके कांडोला कमेटी है वो जाके बता रहे, अगर किसी का अगर पानी का पाइपलाइन भी अगर फुटा तो बता रहे, बोले का अगर तुम्हारा आमदार क्या कर रहा है ये तो बताओ शहर को, तुम कितना बचा रहे ये तो बताओ शहर को। पहले हम तो कर ही रहे, हमारा फर्ज है, आवाम ने हमको चुन के दी, हम तो काम कर रहे और आगे इंशाल्लाह करेंगे। तुम्हारा आमदार क्या काम कर रहा है ये बता देना एक दिन, और उसके बाद शहर के अंदर घूमना। मैं कुमार मैडम आपसे ही बोलूंगा, विरोधी लोग आपके लग आते, हमारे कर्मचारी लोगों के पास आते और जो लोग गलत शब्द बोल के जाते आप लोगों को, आप लोग का काम है उनके ऊपर डायरेक्ट गुनाह दाखिल करो। आपने गुनाह दाखिल करना, और आपको अगर कोई कम ज्यादा बोलता तो हमारे पास आके उनकी कंप्लेन करो, हम आपके साथ जाकर उसके ऊपर कंप्लेन गुनाह दाखिल करेंगे। क्योंकि शहर के मालेगांव कारपोरेशन जितना काम करती है, आप जितने अधिकारी जितना काम करते हैं शहर का, कोई नहीं करता। ठीक है, इंसान से थोड़ी बहुत गलती होगी, वो इंसान है, मट्टी का पुतला है, वो तो थोड़ी बहुत गलती तो होती है इंसान से, क्या नहीं होती है, सबसे होती है। तो मैं समझता हूँ कि शहर के आमदार ने पहले कामकाज बताना और उनकी जो कांडोले कमेटी है उन्होंने कामकाज बताना, उसके बाद शहर के अंदर निकालना। और जितनी भी मेरी 84 कारपोरेटर लोगों से गुजारिश, अभी भी देख लो उनके कारपोरेटर नहीं है, अरे उनका आमदार निकम्मा है तो उनके कारपोरेटर भी निकम्मे हैं। देख लेना आप, हम सब बैठे, आप सब बैठे, देख लेना आप लोग, शहर भी देख रहा, उनके आमदार भी, उनके नगर सेवक भी काम बेचारे, जो करने वाले वही बैठे बेचारे, दूसरा कोई नहीं है यहाँ पे, है क्या। तो मेरी जितनी शहर की आवाम से गुजारिश है कि आप लोग फिक्र मत करो, शहर तरक्की की ओर जा रहे हैं, शहर तरक्की की ओर जा रहे हैं। जनाब आसिफ शेख रशीद साहब ने 127 करोड़ का जो टेंडर निकाला है मेन रोडों का, उसके अंदर जो पाइपलाइन है, पानी की जो पाइपलाइन है उसकी भी दुरुस्ती होगी, उसकी भी दुरुस्ती होगी, पाइपलाइन की दुरुस्ती होगी। जहाँ पाइपलाइन डालने की बात रहेगी इंशाल्लाह पाइपलाइन भी डाला जाएगा। मेरी शहर की आवाम से, महापौर मैडम की जानिब से मैं बोलना चाहूँगा, और जितने भी सभा हॉल के जितने भी नगर से होगा उनकी तरफ से मैं शहर को बोलना चाहूँगा कि आप लोग इत्मीनान रखे, शहर बहुत डेवलप की तरफ जा रहा है, शहर डेवलप होगा इंशाल्लाह, आप इत्मीनान रखे और लोगों की बातों में ना आए। शुक्रिया। 900 नगर रचना 15 दिनांक 22/7/2026 रोजी मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे सोयगाव वार्डातील गट नंबर 5 मधील 27 आरसी शासकीय जागा EBC वस्ती गृह करिता उपलब्ध करून देने का विचार विनिमय करून देंगे। इसमें गोशवारे में दिया है कि 7/12 उतारे पे महाराष्ट्र शासन का नाम है, और जो वस्तुगृह बनने वाला वो भी शासन का रहेगा। इसमें नगर पालिका का क्या है, ना हमारी जगह है ना हमारा कुछ है। तो ये कैसे लेटर, इसमें एक लेटर का उल्लेख किया है जो 27/11/2025 को मिला है, तो वो लेटर क्या है जरा मालूमात दो। 7/1/2006 नगररचना मूल्य विभाग नाशिक शाखा यांच्याकडून आपल्याला एक पत्र प्राप्त होतं। तुमच्याप्रमाणे बरोबर आहे की जागा शासनाची आणि शासनाच्याच कामात आली पाहिजे, परंतु ती जागा महानगरपालिका हद्दीत येते, त्याच्यामुळे फक्त महानगरपालिकेत ती घेणं लागते। आणि सध्या महासभा कार्यरत आहे, महासभा त्यासाठी महासभेचा ठराव नाही शासन की जगह जगह हस्तांतर कर रहे हैं, शासन की जगह जो है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में सब जाता है। विषयांकित प्रकरणी सांगितलं असं एक पत्र प्राप्त झालं होतं। विषयांकित प्रकरणी संदर्भीय पत्रान्वये आपण शासकीय EBC वसतिगृह मालेगाव या वसतिगृहास शासकीय मोकळी जागा मौजे सोयगाव तालुका मालेगाव गट नंबर 5 मधील 27 गुंठे उपलब्ध करून देण्याबाबत या कार्यालयाचे अभिप्राय अपेक्षित आहे। मौजे सोयगाव तालुका मालेगाव हे गाव मालेगाव महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने संदर्भीय प्रकरण यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यासाठी प्राप्त होण्यासाठी तसेच मान्यतेसाठी संयुक्तिक होईल असे मत आहे।
उनको भेजा था पहले नासिक शाखा को, तो नासिक ने हमारे इधर वर्ग किया वो, और इधर कॉर्पोरेशन एनओसी लागते एक मिनट तो शासन की तरफ से पत्र आया था, उसमें कई डिपार्टमेंट से उन्होंने खुलासा मांगे, जैसे तहसीलदार से भी जमीन का खुलासा मांगे, उतारे पर किसका नाम है, क्या है, जगह कितनी है। ये 7R से प्रकरण शुरू हुआ था। 7R की हॉस्टल वार्डन ने डिमांड करा था, उसके बाद से 47 को प्रकरण कब दर्ज हुआ, कौन से डिपार्टमेंट से दर्ज हुआ, हम क्यों एनओसी दे रहे हैं। दूसरा डिपार्टमेंट जैसे वन विभाग से भी मांगे, वन विभाग की क्या मंजूरी है, वन विभाग की क्या टिप्पणी है, वो सबकी तो माहिती देने बोलोगे। वन विभागची टिप्पणी आपल्याकडे येत नाही, फक्त आपल्याला कॉर्पोरेशनची मान्यता, कॉर्पोरेशनची एनओसी पत्र आपको मिला है, वो पत्र के अनुसार कितने डिपार्टमेंट से उन्होंने वो मांगे, एनओसी मांगे, जवाब मांगे। वो अपर जिलाधिकारी साहब का सब डिपार्टमेंट की एनओसी के लिए होता कि आपकी जगह, वो जो जगह है उसमें आपका कुछ प्रयोजन है क्या, नहीं है तो एनओसी देना है, ये काम के लिए बस वो एनओसी नहीं होता तो हम वैसे बोल देते कि अरे रेसिडेंशियल जैसे रेसिडेंशियल डिक्लेयर है, कॉर्पोरेशन क्यों नहीं अपना कोई प्रपोजल दे उस पर। एक साधारण पत्र वहाँ पर गया, उनके प्रकरण पर वहाँ पर ईबीसी हॉस्टल बनने के अपने तरफ से क्यों नहीं प्रकरण जाता। अपने तरफ से जाने के लिए आपको जाकर वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी मनपा के, वो पहले आप इतनी खुली जगह का कॉर्पोरेशन अपने हित के लिए भी क्यों नहीं मांगती। हमारा बोलने का मतलब ये है, आप वो पहले प्रस्ताव हुआ है। अगला विषय पढ़िए। आयुक्त कार्य जावक क्रमांक 917 16 दिनांक 27/7/2026 साली मालेगाव महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 2 व 3 च्या कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण रस्ते गटर साफसफाई करण्याकामी निविदा मागविणे किंवा महानगरपालिकाचे कायम कर्मचारी मार्फत काम करण्याकामी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे। अगला विषय लिया जाता है। गटर की सफाई को लेके इतना ज्यादा परेशान है, तो इसकी तो मालूमात चाहिए और ये क्यों करने की जरूरत है। क्या आटी बताओ उसमें अटी शर्ती नहीं। अभी माननीय महापौर मॅडम, माननीय उपमहापौर मॅडम, सन्मान्य सदस्य, अटी शर्तीने हा विषय यासाठी पाठवला आहे, कर्मचारी संख्या कमी असल्याने प्रभाग 2 व 3 हद्दीमध्ये मोजमाप झालेला असल्याने गटारीचं आणि रोडचं, तर तिथे मग रनिंग मीटर प्रमाणे, चौरस फुटाप्रमाणे टेंडर काढावे किंवा लेबरचा ठेका काढावा। निकालेंगे कैसे साहब, उसको कैसे निकालेंगे साहब। आपने महासभा में पॉलिसी डिसाइड करने भेजे तो क्या पॉलिसी बताओ, क्या प्रोग्राम है, कैसे करने वाले हैं, कितने लेबर इससे पहले करते थे, जरा माहिती वो क्रमांक 1 मधून काही कर्मचारी त्याची माहिती जब से ठेका बंद हुआ ना पुराना, तो अपने लोगों को वहाँ पे काम दिया है, तो प्रभाग 1 और 4 में जो अपने कर्मचारी थे परमानेंट, उनमें से निकाल के वहाँ डाले, अब वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए तो विषय लाया ना, इससे 12 सेट में 212 लोगों का कितने अपने अधिकारी कधी पारणार असतं का बापू। प्रत्येक वार्डातून 15-20 कर्मचारी काढले, ऐका ना, ये बता ठेका की मुद्दत संपली, भैया प्रभाग 3 में
जो मनपा के कर्मचारी थे वो निवेदन किया काट टूटा इसी है ना हो बोलना तो वही बोल रहा ना मैं, जब तक ये प्रभाग 2 का 3 का निर्णय होता नहीं है तब तक ताजपुर के लोग भी है प्रभाग 1 और 4 से। प्रभाग 1 और 4 के कर्मचारी निकाल के प्रभाग 2 और 3 में दिए। नाम लिखे हुए सविस्तर चर्चा करने के लिए सबको माइक दो। नाम बोल दो ना, कौन कौन है नाम दूसरे क्रमांक 83 और असलम अंसारी साहब, खालिद हाजी साहब, जावेद अनीस अहमद, खालिद परवेज साहब, शेख जावेद, मोहम्मद मुस्तकीम साहब, एजाज बेग साहब, मदन बापू गायकवाड़ साहब। ठीक है बोलो जावेद भाई शुरू करो। वाकई साहब ये विषय आपने इसलिए यहाँ लाया कि हम लोगों को ठेकेदार का काम करवाना है या अपने लोग यहाँ काम करेंगे, कारपोरेशन के कर्मचारी ऐसे है ना। नाम है वो महापौर साहिबा आपको मैडम मेरी गुजारिश है जितने 84 नंबर है सबको बोलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि सब नगर सेवक परेशान रहते हैं। आवाम है तो तुमको अधिकारी पदाधिकारी को फोन नहीं करती, वो नगर सेवक फोन करती, क्योंकि हम लोग जो यहाँ चुन के आए हैं उनसे वादा करके आया कि हम तुम्हारे वार्ड की साफ सफाई का मसला हल करेंगे, है ना, पानी का मसला। तो मेरी गुजारिश है महापौर मैडम जितने नगर सेवक है सबको बोलने की इसके ऊपर अनुमति दी जाए। एक एक आराम से बोलो, एक एक बोलो बस। 2 मिनट बोला लेकिन सब बोलो। हाँ बोलिए। ठीक है महापौर साहिबा, आपने बोलने का मौका दिया इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महापौर साहिबा, इससे पहले जो ठेका चलता था सफाई कामगार का मालेगांव शहर में, शायद पहले भी ठेका था, अपना नियोजन आप लोग ठेकेदार से काम नहीं करवा पाते। जो हालत शहर की हो गई थी शायद, फिर तो हम बोलो तो ठेकेदार को आप लोग ना कुछ पनिश करते थे ना कुछ, वैसी हालत अभी भी होंगी क्या शायद हमारी। यानी ठेका निकालने के बाद फिर वही बात क्या काम नहीं, गटरे वैसी पे गटर साफ नहीं होती, लेबर आते नहीं, ठेकेदार के लेबर 2 घंटा काम करते चले जाते। तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात महापौर साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये ठेका जो निकल रहा है इसके अंदर खास तौर से जो हथवाड़ हुई है मालेगांव शहर में, इसके अंदर जो वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 और इसी के साथ साथ जो 11,000 कॉलोनी है, इनको भी इनके लिए अलग से नियोजन करना। और यहाँ का जो एरिया है तो ये आम जैसे शहर की बनस्पत ये एरिया बहुत बड़ा है, खुला है और एरिया में ये बहुत बड़ा है, तो इसके लिए यहाँ पर अलग से नियोजन और यहाँ पर कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इस हथवाड़ के एरिया के अलग से नियोजन करना और इसका हाजिरी सेंटर भी अलग से बनवाना शायद, ऐसी हमारी सूचना है। महापौर मैडम आपसे ऐसी गुजारिश है कि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 और 11,000 कॉलोनी, इसको लिए स्पेशल एक हाजिरी सेंटर बनाया जाए और यहाँ के जो कर्मचारी है इनमें गांव के जैसा ना, इनके लिए अलग से इनका नियोजन किया जाए ताकि वो एरिया साफ हो। और इतनी गुजारिश है, शुक्रिया। महापौर साहेब, पारके साहेब, पहिले तर तुम्ही अशी माहिती द्या, हे टेंडर निघायच्या पहिले एक मिनिट जयवंतभाई पारके साहेब, पहिले तुम्ही सभागृहाला अशी माहिती द्या, हे टेंडर निघायच्या पहिले कोणत्या कोणत्या प्रभागाला किती किती कर्मचारी, आणि सगळ्यात पहिले हे सांगा तुम्ही मालेगाव महानगरपालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी किती आहे त्याची संख्या सांगा, संख्या सांगा, लगेच सांगा साहेब, आणि किती प्रभागाला तुम्ही किती कर्मचारी दिलेले आहे? टोटल 755 कर्मचारी परमनंट, बरोबर। हा, त्यामध्ये आता प्रभाग 2 आणि 3 मध्ये जवळपास 25, 23, 24 असे कर्मचारी दिलेले प्रत्येक वार्डाला। इलेक्शन वार्ड 100-150 कर्मचारी तर शिपाई आणि क्लार्क म्हणून काम करतायत तुमचे? 100-150 नाही, 70 जास्त आहेत साहेब, 100-150 कर्मचारी, मग त्यांच्या जागेवर कोण काम करते साहेब? माझा सरळ मुद्दा असा आहे, महानगरपालिकेचा तुम्ही टेंडर काढण्यापूर्वी कर्मचारी हे स्वच्छता करून राहते ना, मग टेंडर काढायचे विषय आता तुम्ही घेतलेला आहे, टेंडर काढल्यानंतर तुमचं जे आहे हे जे कंत्राटदार आहे ते खरंच स्वच्छता करतात का याची तुम्ही त्याच्यावर जे जे तुम्हाला कंप्लेंट दिलेले तुम्ही कधी त्यांच्यावर कारवाई केली का? केली का तुम्ही कारवाई? मला सांगा। प्रत्येक
प्रत्येक नगरपालिका ज्या नगरसेवकांनी तुम्हाला कंप्लीट दिलेली, कोणत्या कर्मचारीवर तुम्ही कोणत्या कंत्राटदारावर आतापर्यंत कारवाई केलेली आहे मला सांगा. ज्यांनी कंप्लेंट दिली बहुतेक सर्वांचे काम केलं, नाही केलं ज्यांचं नाही झालं काम त्यांना नोटीस. फक्त तुम्ही आम्हाला समाधानापुरता उत्तर देऊ राहिले. हे आतापर्यंत काम झालेलंच नाही. माझा मूळ मुद्दा तोच आहे. तुम्ही कर्मचारी जे आहेत, तुमचे किती कर्मचारी आहेत तुम्ही बघतच नाही. साईटवर प्रत्येक कर्मचारी तुमच्या, काही कर्मचारीच्या जागेवर तर कर्मचारी काम करतायत, दुसरे लावून घेत आहेत, ते पगार घेत आहेत, त्यांच्या हाताखाली काम करतायत. कोणी याची कोणी माहिती घेतली? रोजंदारीने काम करून घेत आहे. जे खरंच जे हकदार आहेत त्यांना द्या ना तुम्ही. मग सगळे तुम्ही स्ट्रीट वॉर्निंग द्या ना. हाजरी कसं काय लागली आहे? माझ्या प्रभाग 4 आणि हा प्रभाग 4 जो आहे साहेब, महानगरपालिकेचे 20 प्रभाग एक कडं आणि महानगरपालिकेला 4 प्रभाग एक कडं. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठा आहे. 14 ते 15 किलोमीटरचा वार्ड आहे साहेब. फक्त तुम्ही 25 कर्मचारी आहे, त्याच्या मागे तुमचा वार्ड मोठा आहे, मला मान्य आहे. सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे साहेब. माझं एवढंच म्हणणं आहे तुम्हाला, तुम्ही जे काम करणार, जे कॉन्ट्रॅक्ट करताय त्याच्यामध्ये महापौर मॅडम, महापौर मॅडम, विषय क्रमांक 82. सभागृहाला विनंती आहे, खूप महत्वाच्या विषयावर आपण चर्चा करत आहात. विनंती आहे आपण जरा शांतता ठेवली पाहिजे. महापौर मॅडम, विषय क्रमांक 82 अतिशय महत्वाचा विषय असून इथं बसलेले संपूर्ण नगरसेवक बांधव आपको सबको एक विनंती करना चाहता हूँ. एकदम महत्व का विषय, 2 मिनट में एक विषय खत्म करता हूँ. या विषयावर अक्षरशः मालेगाव महानगरपालिके क्षेत्रातील गरीब वर्ग आणि जेणेकरून माझा स्वतःचा वार्ड डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगर, श्रीराम नगर, एकता नगर, गौरीवाडा या परिसरातून ज्या महिला भगिनी अनेक वर्षापासून कामं करत होते, अचानक मालेगाव महानगरपालिकेचे अधिकारी त्यांची सूचना होती ते का बंद करण्यात आलेलं आहे. अनेक वर्षापासून त्यांना पोट भरण्यासाठीचे साधन होतं मालेगाव महानगरपालिकेचं, हे साधन त्यांचं बंद झालेलं आहे. तो परिवार उपाशी पडण्याचा हा वेळ आलेला आहे. या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना विनंती राहील, ठेका प्रक्रिया करत असताना मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये जे कर्मचारी, जी महिला कामाला होती त्या महिलेचा अगोदर विचार करावा. अन्यथा आपले ठेकेदार एका महिलेकडून 5,000 ते 7,000 रुपयाची मागणी करून नवीन महिलांना लावण्याचं जर काम करत असेल ते ठेकेचा आम्ही जाहीर निषेध करणार. विषय दुसरा असा आहे, हे ठेका भरत असताना प्रामाणिकपणे जो मजूर ज्याला कामाची आवश्यकता आहे ह्या लोकांचा विचार करावा अशी आपल्याला विनंती. आणि आमची सूचना आहे, रेकॉर्ड घ्या. एक ही विषय है, सबको पता है वो. आदरणीय महापौर मॅडम, आयुक्त साहेब, माझा विषय आहे ना सभेच्या व्यतिरिक्त आहे. आमच्या 12 नंबर वार्डामध्ये पहिले सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते गेले, त्याच्यानंतर ड्रेनेज पाईप टाकले, परत रस्ते गेले, त्यामध्ये आपले योजना होती याचीवाली जी अमृत योजनेचे जे पाईप टाकले होते ते पूर्ण दबले, लीक झाले, त्याच्यामुळे बाकीच्या लोकांना पाणी येत नाही. आणि याच्यामध्ये असं कॉर्पोरेशन मध्ये म्हणतात की आपल्याला काय पाहिजे, परवानगी पाहिजे, ती 6 महिने भेटत नाही, तोपर्यंत जनता पाणी पिणार नाही का? मग याच्यासाठी तुम्ही असा नियम का काढलाय की 6 महिने रस्त्याला परवानगी भेटत नाही? पाईप का विषय है ना, ये अपने मीटिंग में कर लेंगे. नाही तुम्ही हा कठोर निर्णय तुम्ही बंद करायला पाहिजे ना, लगेच परवानगी द्यायला पाहिजे. जो बोल रहे हैं अभी उनको बोलना है क्या आपको? पार्के साहब को बोल रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं? मुझे बोलना है तो मेरी ऑफिस में आओ. अगर मुझे बोल रहे हैं तो ऑफिस में आओ ना. आपके माध्यम से मेरा प्रशासन से अजी साहब, विषय क्या है? ये तुमको ये आउटसोर्सिंग का देने का है कि अपने लोग से कराना है?
ये विषय है अभी, उस पर चर्चा करो। बोलो बोलो। मेरा सिर्फ ये आपसे नहीं है, जरा मेरे को वो अकाउंटेंट साहब को बुलाओ। अकाउंटेंट साहब, बजट के ताल्लुक से जो बोल रहे हो, ये बजट का प्रावधान क्या है, कैसे क्या करने वाले हैं, कैसे डॉक्टर साहब आप सवाल करिए ना। अकाउंटेंट साहब, जैसे अभी ये धोरणात्मक पॉलिसी है कि तुमको तय करना है कि अपने लोगों से करना है या आउटसोर्सिंग से कराना है। डॉक्टर साहब एक बात बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट यार, उनसे पूछ लेने दो ना। सिर्फ आउटसोर्सिंग के लिए अपने बजट उपलब्ध है क्या? उसी बारे में बोल रहा हूँ। अगर आप आउटसोर्सिंग से करते हैं तो वित्त आयोग में बैठता है वो, अगर लेबर सप्लाई करते हैं तो वो जनरल फंड से करना पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे हो? वित्त आयोग से बैठता? कौन से वित्त आयोग से बैठता? पहले ये बताओ, 15 के बैठता के 16 के बैठता? 15 वित्त आयोग। उसकी टाइट ग्रांट में क्या क्या कंपोनेंट है बोलो तो? टाइट ग्रांट में क्या क्या है? ये नहीं टाइट में बताओ मेरे को। टाइड में आप वाटर रिसाइकलिंग, वाटर सप्लाई है और SWM है। रिसाइकलिंग में वाटर रिसाइकलिंग और उसका जो रिव्यूज है वाटर का, इससे 50% है टाइड के और 50% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे। साहब तुम क्लियर जीआर से उल्लेख करो, टाइट ग्रांट में तुम्हारा ये आउटसोर्सिंग नहीं बैठ रहा। इससे पहले भी मसला यही था और तुम्हारा एकदम क्लियर है। टाइट ग्रांट में सिर्फ वाटर सप्लाई पर तुम खर्चा कर सकते और SWM पर खर्चा कर सकते। ये वाटर सप्लाई के कंपोनेंट में कैसे बैठा? वाटर सप्लाई के नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट में। अरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये लिक्विड वेस्ट है। ये नहीं लिक्विड है नहीं, इसके पहले 2021 में ठहरा हो चुका है। 21 से 15 वित्त आयोग में काम करने का इसका ठहरा हो चुका है। ये काम सेम काम ये ड्रॉ करके तुमने दिए, तो फिर 4 साल तुमने फिर 15 वित्त आयोग से पेमेंट क्यों नहीं करे? 15 वित्त आयोग जैसा नहीं दिया उसमें पेमेंट किए, अभी भी किए। जब अपना फंड नहीं था, 15 तक का फंड नहीं था तो मनपा निधि से किए और जब उनका फंड आया तो उसमें से किया है। यानी टाइट ग्रांट में ये तुम आउटसोर्सिंग कर सकते? हाँ, ये पहले सरकार का निर्णय है कि आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते। हाँ नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का नहीं, स्वीपिंग का कर सकते, स्वीपिंग कर सकते, गटर साफ सफाई कर सकते उसमें। यानी आउटसोर्सिंग यानी कंपोनेंट तुम चेंज कर रहे हैं? नहीं, कंपोनेंट ऐसा है उसका, एक साफ सफाई, रास्ते साफ सफाई, गटर साफ सफाई है, ये कंपोनेंट है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये जो कंपोनेंट बता रहे इन्होंने लाकर मेरे को उसकी जीआर की है वो बता दे। एकदम क्लियर बात है आपका। ये बराबर आउटसोर्सिंग में जब हम मजदूर लगाएंगे, मजदूरी पद्धति से देती नहीं आती, लेकिन रनिंग मीटर पे जैसा आप रनिंग मीटर पे काम बोले तो काम है, मजदूरी नहीं हो। रनिंग मीटर पे जब देंगे 15 से देते आता, लेकिन मजदूर को जब पेमेंट जो काम की योजना करके हिसाब से पैसे दे सकते, मजदूरों को पेमेंट नहीं दे सकते। जैसा मजदूर लगा 50 मजदूर ऐसा नहीं दे सकते, लेकिन 100 मीटर काम किया ऐसा किया है पहले और अभी दे रहे तो उसका ऑब्जेक्शन नहीं। महापौर मैडम, ये आउटसोर्सिंग का एक पॉलिसी डिसाइड करने के लिए आया है कि महानगर पालिका खुद करे या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पे दें। आज जो हालात हैं, पीछे जो ठेका बंद हुआ उसके बाद से 1 नंबर और 4 नंबर से 2 और 3 में हमने लेबर लेके आए। पूरे चारों प्रभाग के हालात अच्छे नहीं हैं, गटर पूरे शहर की भरी हुई है। जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट पे देना चाहिए और इसके साथ साथ इससे पहले दिग्विजय काम करता था। एक बात ये डिपार्टमेंट बताए कि दिग्विजय के ऊपर 20 से 25 नोटिस दी गई। दिग्विजय को 1,95,00,000 का उसके ऊपर फाइन मारा गया। ये फिर वापस आएंगे ठेकेदार इसी कारपोरेशन में, तो क्या ऐसे लोगों को फिर वापस ठेका देंगे क्या? तो जिनको नोटिस दी गई हमारी मालेगांव महानगर पालिका ने, उसमें वाटर गिरीश भी है, वाटर गिरीश को 70 बार नोटिस दी गई, कई करोड़ का दंड उनके ऊपर लगाया गया। तो जो मालेगांव महानगर पालिका में काम किए हैं उन पर दंड लगा है, उनको कई बार नोटिस दी गई है। तो ऐसे लोगों अगर कॉन्ट्रैक्ट में आए भी
तो ऐसे लोगों को ठेका नहीं देना चाहिए। अच्छी कंपनी आए, ये भी क्योंकि किमान वेतन से हम देंगे क्या औकात है, कॉन्ट्रैक्ट जो ठेकेदार है मिनिमम वेजेस पे देंगे। तो ये देखा जाता है कि 2 घंटा काम करते, 2 घंटे के बाद वो लोग काम नहीं करते। तो जीपीएस सिस्टम लगाया जाए, जब मिनिमम वेजेस से हम दे रहे हैं, अच्छी पगार ठेकेदार हमको देगा, तो जीपीएस लगाना चाहिए। नासिक में जीपीएस से लेबर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कचरा उठाने का भी काम अच्छा नहीं हो रहा, ये भी बात बिल्कुल सच है। और इसलिए ये पॉलिसी डिसाइड करो, कॉन्ट्रैक्ट पे दो, जल्द से जल्द दो और अच्छे तरीके से काम काज हो। ये डिपार्टमेंट ने, आयुक्त साहब ने उस तरह की अति शर्ती ऐसे काम काज, क्योंकि कचरा ये ऐसा काम है जिससे सब लोग प्रभावित होते, हर नागरिक प्रभावित होता। जब नागरिक होता तो नगर सेवक के ऊपर सब कुछ आता। और ये बात हमको मानना चाहिए कि आज की पोजीशन में साफ सफाई का निजाम बहरहाल अच्छा नहीं है। इसलिए ये पॉलिसी डिसाइड करो। मेरी सूचना यही है कि ऐसे ठेकेदार जिन पे महानगर पालिका ने फाइन लगाई है और जुर्माना लगाया है, उनको ठेका नहीं मिलना चाहिए और ये ठेका जल्द से जल्द हो, अति शर्ती में सब चीजें उसमें डाली जाए। ये विषय में सिर्फ मेरा इतना बोलना है, अगर से आप कर रहे हैं तो तुम की और डीएमए की रिपोर्ट मंगा, क्या हम दे सकते कि नहीं दे सकते उसके बाद। आयुक्त साहब, इसके अंदर हर बारिश के अंदर ये ऐसा होता है कि अपने को लेबर बाहर से लेना पड़ती है, तो सुपर गैंग बोल के लेना पड़ती है, 100-200 लेबर काम करती है। तो इसके लिए अपनों को इसके अंदर आधी शर्ती के अंदर ये भी डाल दो कि जिसको ये टेंडर जाएगा उसके अंदर ये लेने का, ये गैंग पूरा लेने का, उसके अंदर उसी का सब निजाम रहे, मतलब जेसीबी भी उसी का रहे, उठाने का भी उसी का निजाम रहे। और इसमें 11,000 कॉलोनी का जो मामला है उसके अंदर भी इसको शामिल, ये टेंडर के अंदर उसको शामिल करके वहाँ पर जैसे भी बात हुई कि एक वहाँ पर एक एसआई का ऑफिस बनाया जाए, एक सेपरेट उसको यदि कर दिया जाए, तो इसके अंदर सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसका टेंडर निकालना, म्हणजे जो मई के अंदर अपने कहते हैं बारिश आने वाली है, इसका टेंडर निकालो, लेबर लो, समझे, तो सारी चीज को इसके अंदर डालकर ही इसके अंदर टेंडर निकालना। हा विषय अतिशय गरजेचा आहे शहराच्या दृष्टीने। तातडीने याच्यावर कारवाई करण्यात यावी। शहरातील स्वच्छतेचा बोजवारा उडलेला आहे। आमचे सदस्य नितीन जाते यांनी जसं सांगितलं तसं जे जुने कर्मचारी आहेत त्यांना प्राधान्य देण्यात यावं। त्यांच्या माहितीनुसार असं होत आहे की कुणीतरी ठेकेदाराचा माणूस 5-7 हजार रुपये घेतो, त्यांना टॉर्चर करतो आणि नवीन लेबर लावण्याचा प्रयत्न करतो। त्याच्यावर कसं बंधन आणता येईल? आणि जे जुना ठेकेदार दिग्विजय असेल, वॉटर केस असेल, यांनाच आपण फाईन केलाय मुश्किल बाईंनी सांगितल्याप्रमाणे, त्यांच्याकडनं तो फाईन वसूल झाला का ते? हो, गेला कट केलं, यांच्या सगळ्याकडनं तो फाईन वसूल केला पाहिजे, त्यांना ब्लॅकलिस्टला टाकलं पाहिजे, त्यांना काम देण्यात येऊ नये। आणि शहराच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा विषय आहे। आणि विशाल पवार सांगतायत सभापती त्याप्रमाणे कोणार्कवाल्याची पण चांगली चौकशी केली पाहिजे। आयुक्त साहेब, महापौर साहेब, मी आपल्या माध्यमातून आयुक्त साहेबांना विनंती करतो, कोणार्कवाल्याकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे। आमच्या वार्डामध्ये घंटा गाड्या पोहोचत नाही। महापौर मॅडम साहेबा, कमिशनर साहेब, पारके साहेब, टक्केवारी घेतली जाते। पारके साहेब, ये जो टेंडर जो निकला गटर साफ सफाई का है, तो शहर में कितनी गटरें बनी उसका है क्या? प्रभाग 2 और 3 का है। तो जिस प्रभाग 2 और 3 अखबार में भी है ना, 2 के अंदर और 3 के अंदर कुछ अखबार भी है ना, साइनेज जैसे इससे पहले जो टेंडर दिए थे कितने मीटर की पूरे शहर के अंदर, कितने हजार, कितने लाख मीटर? नहीं, आपका प्रभाग 2 और 3 का मजमा हुआ है। हाँ, एक 2 और 3 का ही कर रहे हैं। हाँ, 2 और 3 का ही कर रहे हैं। हाँ, प्रभाग 2 और 3 का पूरा। तो अपने पास जैसे गटर की थी, अपने पास जैसे जो ठेकेदार गटर बनाता वो अपने को हैंडओवर करता, और कई ठेकेदार वो गटर अपने को हैंडओवर नहीं किए। जब अपन ठेकेदार को बोलो कि जाकर वो गटर की वहाँ की सफाई कर, तो वो उसके रिकॉर्ड में नहीं देती, वो बोलते हमारे पास हैंडओवर क्यों नहीं हुई। ऐसा भी कई सारे विषय जिसकी वजह से साफ सफाई नहीं होती, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। जो नई गटर बने ना, उसको ऐड करना, कमिश्नर साहब उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। उसके अंदर जो ऐड करना पड़ेगा, जैसे प्रभाग 2, प्रभाग 3 है ना, जितने भी है, और जितने भी हथवार के, जितने पूरे शहर के जितने भी हथवार है,
तो मैं ये बोलूँ उसके अंदर वो गटर सम्मिलित किए जाए, उसके अंदर ऐड किए जाए, क्योंकि जब तक आपका इंजीनियर आपको रिपोर्ट बना के नहीं देगा, है ना। अब कई जगह ऐसा हुआ है पूरे मालेगांव शहर के अंदर, चाहे नदी के उस पार बोलो चाहे नदी के इस पार बोलो, जो प्राइवेट मालिक ने जिसने प्लेआउट गिराया, उसने गटर बनाया या उसने रोड बनाया या जो भी करा, अपने कारपोरेशन को उसने हैंडओवर तो किया क्या। अब लोग आजकल वहाँ रहने चले गए, लोग रह रहे और वहाँ की गटरें साफ नहीं हो रही, क्योंकि अपने यहाँ को उसके अंदर नोन नहीं है। नोन है ये तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास इनके पास नोन नहीं है कमिश्नर साहब, तो वो गटर कामगार सफाई कामगार वो कैसी गवाही गटर साफ सफाई करेगा। मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, हदवार जितनी जगह है सब की बात कर रहा हूँ, परबाद यानी वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 21 तक की बात कर रहा हूँ। जो गटरे जो इंजीनियरों ने जो पक्के प्लाट जो गिरे, जो पक्के यानी जिसने प्राइवेट मालिक ने जमीन गिराया उसके ऊपर रोड गटर सब बनाया, वो हमारे अंदर एडवांस तो किया क्या उसने? अब नहीं किया। अगर उसने अपने पास तो वहाँ की गटर के साफ सफाई होती नहीं। गंभीर विषय है और सबका विषय है, तो नोन किया जाए। कमिश्नर साहब और महापौर मैडम को मैं बोलना चाहूँगा, हमारे पूरे सदस्य की जानिब से अगर आप इजाज़त देंगे और आप पूरे सदस्य अगर इजाज़त देंगे तो हम इसको एक राय से मंजूर करते हैं। और इसके अंदर जो इजाज़त देख साहब ने बताया कि जो सुपर गैंग है, जैसे अभी हमारे शहर के अंदर सुपर गैंग है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने कल तक के गटरे निकाली है, तो यही सुपर गैंग को इसके अंदर सम्मिलित किया जाए। हमारी सूचना अलग है, अगर उप सूचना में ले लेते तो ठीक, नहीं तो हमारी सूचना अलग है। मैडम अगर आप इसमें उप सूचना हमारी लेते हैं, अगर ये 15 वित्त आयोग से आपको देने गए सर, तो हमारा सिर्फ ये बोलना है कि तुम आप यूडी से और डीएमए से इसकी परमिशन दो या रिपोर्ट उनसे रिपोर्ट मंगाओ कि हम 15 वित्त आयोग से कर सकते हैं, और अगर कर सकते तो उसका सॉलिड वेस्ट का और इसका और वाटर सप्लाई का इसका प्रपोर्शनेट जो भी रहेगा, प्रपोर्शन क्या है वो पहले तुमने अभी महासभा को बताना कि ग्रांड ये आ रही है और उसका प्रपोर्शन ये जा। अगर नहीं तो हमारा ये लो कि जब तक के प्रपोर्शन नहीं बैठता और तुम्हारा डीएमए की और इसकी रिपोर्ट नहीं आती कि 15 वित्त आयोग तक, तब तक के ठेका नहीं करना। ये हमारी सूची 50-50 ये प्रपोर्शन हो गया। तुम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में घन कचरा व्यवस्थापन पर कितना खर्चा करने वाले हैं, और ये जो आउटसोर्सिंग नहीं बोल रहे जिसको तुम गटर और रोड क्लीनिंग पर कितना खर्चा करने वाले उसका प्रपोर्शन बना के देना। क्या कर रहे बोलो? मेरी सूचना ले लो, और अगर उस पर कोई सूचना लेगा तो वोटिंग करा लो। वजह यह है कि गटरों की हालत बहुत खराब है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मैं बार बार बोल रहा कि इतना वक्त नहीं है। अगर पॉलिसी आउटसोर्सिंग की महासभा तय कर रही तो जल्द से जल्द टेंडर लेना, और रनिंग फील्ड पे अगर क्लियर पॉलिसी है, जैसे आयुष साहब बोल रहे क्लियर पॉलिसी है कि उसमें हम 15 वित्त आयोग से दे सकते हैं, तो 15 वित्त आयोग से करना चाहिए। सूचना यही है कि आउटसोर्सिंग पे ठेका फौरन निकाला जाए, क्लियर सूचना। इसको कोई सूचना करता हो तो वोटिंग करा। महापौर साहिबा, मैं आपके माध्यम से यहाँ पे जो भी हमारे नगर सेवक है वो लोगों की तरफ से ये बात रखना चाहता हूँ कि ये टेंडर प्रक्रिया होती क्या है और टेंडर पे प्रशासन कितना काम कर रहा है। हम ये बात छोड़ दे, टाइट और अनटाइट पे जा रहे। प्रशासन को ये चाहिए था कि ये टेंडर खत्म होने से पहले इसका टेंडर करते, तो जो हमारे वार्ड से आदमी निकाले गए वो नहीं निकाले जाते और पूरे शहर में अच्छी स्वच्छता होती। लेकिन प्रशासन ने ये चाहा कि इनकी फजीता हो, महापौर की फजीता हो, मेंबरों की फजीता हो, नहीं तो टेंडर खत्म होने से पहले इसका टेंडर निकालना ऐसा कानून है। मेरी सूचना है, अगर किसी को वोट कराना है वोट कराए, आउटसोर्सिंग पे किसी को कराना है। अगर उप सूचना में हमारी बात ले रहे तो ठीक, नहीं तो हमारी सूचना रहेगी। ले लो सूचना, नहीं इनकी सूचना ले लो, हमारी उप सूचना ले लो, वोटिंग कर लो। ये तकलीफ है
प्रशासन ने तकलीफ पैदा किया और यहाँ कोई वो बात समझ ही नहीं रहा। प्रशासन की गलती और गाली हम सुन रहे, बात हम सुन रहे, स्टेटस पे हमारा बुराई चालू है और प्रशासन ने गलत काम करके रखा। अगर प्रशासन चाहता तो ये टेंडर खत्म होने से पहले टेंडर निकाल सकता था। आप मुस्तकीम भाई ने जो सूचना है उसकी हम सभी टाइप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की सूचना है, इस पे वोटिंग कर सूचना दे दो। सूचना है कि 15 वित्त आयोग से आउटसोर्सिंग की पॉलिसी ठहराओ, क्योंकि वक्त हाँ मेरी सूचना पे अभी वोटिंग ले लो। मुस्तकीम भाई की सूचना पे वोटिंग होती है। कौन करो भैया, ऊपर आप करो ना सब। चलो सरकार विरोध में दूसरी सूचना पे विरोधी कर सकते हैं वोट। डॉक्टर खालिद की सूचना पर वोटिंग कर सकते हैं सब। करिए मुस्तकीम भाई की सूचना पे 50 है और डॉक्टर साहब की सूचना पे 8 है। जो नॉन वोटिंग है तो इनके वार्ड में जो है लेबर नहीं होना इनको, तो इनके वार्ड के लेबर हमारे वार्ड में ज्यादा जरूरत है। हमारी सूचना मंजूर करो कि इनके वार्ड में जरूरत नहीं है, आपके वार्ड में जो है लेबर। अगला कैसे लिया जाता है? मैडम ये 86 नंबर का विषय है, इसमें हमारी कोई विरोध नहीं, मगर मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 73 स्कूल अभी चल रही है तो वो अच्छे से बनाई जाए। बहुत टूटी फूटी है वो स्कूल। वहाँ पर पहली से 7वीं तक की क्लास चलती है, लेकिन वहाँ पर बाथरूम भी नहीं है, पूरा टूटा फूटा बाथरूम है। तो वो वार्ड नंबर 8 की जो आप स्कूल ला रहे हैं वार्ड नंबर 7 में, पहले उसको अच्छे तरीके से बनाई जाए, फिर वहाँ पर वार्ड नंबर 8 की स्कूल वार्ड नंबर 7 में लाई जाए। मैं दो महीना पहले मैं आपको लेटर भी दी थी। जो मतलब इतना है कि मैडम 2 महीना पहले आपको मैंने लेटर भी दी थी और देखो ये स्कूल की कंडीशन क्या है। पूरा छत टूटा हुआ है, पूरा पानी गिरता है छत में से। परिस्थिति है वो ये इस प्रकार की है। इनका सिर्फ इतना बोलना है कि स्कूल रिपेयर कर लो, उसके बाद में बच्चे वहाँ पर शिफ्ट करो, इतना बोलना है। ये विषय लाने का मतलब ही ये है कि जो सर्वे नंबर 55 में स्कूल नंबर 27 और 31 ये भी इतनी खस्ता हाल है, और वहाँ पर जगह आप देखेंगे तो झंडा सलामी के लिए भी जगह नहीं है। वहाँ बच्चे जब निकलते हैं वार्ड नंबर 73 भी वैसी है स्कूल। पूरा छत टूटा है, मैं फोटो लाई हूँ, पूरी छत टूटे, बाथरूम
ये विषय इसलिए लाया गया है कि ये जो सर्वे नंबर 55 में स्कूल नंबर 31 और 27 इतनी खस्ता हाल है ये स्कूल के पुरानी है वो, मैं समझता हूँ अंग्रेजों के टाइम की होगी। तो पूरा सिलेक्ट ना ऐसा लगा गया है, उसमें बच्चे पढ़ रहे कम से कम 300-350 बच्चे पढ़ते। आज वहाँ कंडीशन ये है कि झंडा सलामी देने के लिए जगह नहीं है। और जो 73 नंबर स्कूल है ये बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम कैंपस अगर उसको बनाते हैं, अगर 3 मंजिला 2 मंजिला अगर बनाते हैं तो जो स्कूल जो तरतीब से बनी है उसी को तोड़ तो हम बनाते हैं तो इससे डबल जगह खाली पड़े रहेगी वहां पर। तो ये मेरा बोलना ये मतलब ये है कि शासन से बोलो या महानगर पालिका से बोलो, वहाँ पे एक अच्छा सा कैंपस बनाया जाए। जो फिलहाल बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सुविधा है, वो भी स्कूल की खस्ता हालत है, ये भी हमने देखे। लेकिन सर्वे नंबर 55 की स्कूल वहाँ पे माँ बाप जो है सर्वे नंबर 55 में सुन्नीपुरा, निहाल नगर, इलाज नगर, विजयनगर ये आसपास के सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ का माहौल देख के माँ बाप डरते हैं। वही आसपास से वही तो गैर कानूनी धंधे होते हैं, तो बच्चों को वहाँ स्कूल में डाला नहीं जाता। वो डरते हैं कि उस तरह हम बच्चों को स्कूल में, अगर इधर एक अच्छा सा कैंपस बन जाता है, अच्छी सी स्कूलें बन जाती है तो वो 350-400 बच्चे इधर ही तालीम हासिल करेंगे। यही वजह से मैं ये विषय लाया हूँ। और जैसे हमारी भाभी ने बोले कि पहले वो स्कूल बनाना, पहले कैंपस बनेगा उसके बाद ही ये बच्चे ट्रांसफर होंगे। ठाकुर मैडम, ये जो स्कूल जो है यहाँ पर 300 बच्चे अभी जेर तालीम है और हमारा तालीमी साल जो है शुरू हो चुका है। तो मेरी ये सूचना है कि जो कैंपस में हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको भी अच्छा बना लिया जाए और आने वाले साल में इनको शिफ्टिंग की जाए। ठाकुर मैडम, मैं सभागृह नेता निहाल हाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे वार्ड नंबर 7 में इनके वार्ड की 2 स्कूलें ट्रांसफर होंगी। बस मेरा ये बोलना है कि वो स्कूल, यानी ये बात तो मानी गई कि मेरे वार्ड में अच्छी स्कूल है, इतनी बात तो मानी गई, तो उसको और बेहतर बनाया जाए। और जब कमरे वो बच्चों के और जो अभी 73 में पढ़ रहे हैं, जब ये बच्चे के कमरे बन जाएं उसके बाद ये बच्चों को शिफ्ट किया जाए। ये हमारे ही शहर के बच्चे हैं और ये बात सच है कि मालेगांव में प्राइमरी स्कूल में कहीं 100 बच्चे, कहीं 150 बच्चे, ऐसे स्कूलों को अगर एक कैंपस वाले स्कूल में लाया गया और अच्छे तरीके से बनाया गया तो उनको वहाँ खेलने का भी मौका मिलेगा। मगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के बाद इन बच्चों को मेरे वार्ड में मैं वेलकम करता आए। हम इंशाअल्लाह अच्छी से अच्छी उनको तालीम और अच्छी से अच्छी हमारे वार्ड में सुविधा देंगे। मुस्तकीम भाई, ये जो विषय आया है, एक दो मिनट करना चाहता हूँ। ये महासभा को कुछ समझते ही नहीं, यानी ये महासभा या ये चुनके आने वाले नगर को इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा समझते। ये कभी आते नहीं, इनको मैंने पहली बार देखा है। इन्होंने आना ही चाहिए। ये महासभा का अपमान है, नगर लोगों का अपमान है। अरे हंसी आ रही है, उनको हंसी आ रही है। जवाबदारी फिक्स करो, कुछ तो भी इसको सस्पेंड करो। ये हंसी उड़ाएगी क्या हमारे? थोड़ा हंसमुख है वो साहब। उनका विषय नहीं है ना, अभी उनका क्या विषय? महासभेला शिक्षणाधिकारी हजर नसतील त्यांना यावेळी ताकीद द्या। नेक्स्ट टाइम त्यांना सस्पेंड, ते आपले कर्मचारी नाही आहे, परंतु मग त्यांना बदली करण्याचा किंवा त्यांना सस्पेंड पाठवण्याचा शिक्षण मंत्री तुम्हारे है, आएगा ना फिर बहुत आगे आ रही है भाई, मेरा देखता मैं विरोधी पक्ष महापौर साहिबा, ये जो विषय आया है स्कूल का, ये जब ये स्कूल का जो विषय आया, मैं निहाल हाजी साहब आपको भी बोलना चाहता, हमारे भाभी है जिन्होंने बोले उनको भी बोलना चाहता कि ये जो स्कूल का जो कैंपस है इसके ताल्लुक से हमारे नेता
आसिफ शेख रशीद साहब अभी पार्टी मीटिंग में हम जब बैठे थे तो उनका बेहतरीन एक प्लान है उनके दिमाग में, और इंशाल्लाह वो आने वाले साल में बजट में बोलो या कुछ भी बोलो उसमें ऐड करने वाले हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन कैंपस बनाया जाएगा। और जो जितने इतराज की जो स्कूल है मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिनकी खस्ता हालत है उसको सबको लाकर ये कैंपस में 2 माला 3 माला 4 माला जो भी बिल्डिंग बनेगी और एक अच्छा बेहतरीन गार्डन वहाँ पर होगा, बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदान होगा, इस तरीके से एक वो बेहतरीन वहाँ पर बनाकर देने वाले, ऐसा उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है। तो आप लोग मुतमईन रहो, हमारे लीडर पॉजिटिव है इस ताल्लुक से, इंशाल्लाह वहाँ पर बेहतरीन कैंपस बनेगा और एक नया तोहफा आसिफ शेख रशीद साहब की तरफ से दिया जाएगा। शुक्रिया। महापुर मैडम सर्वे नंबर 215,000 नगर के स्कूल है, नसीम मीना नगरी स्कूल। उस दिनों के अंदर हमने मोबाइल के अंदर छत गिरा हुआ है तो उसके अंदर वो भी जोड़ लो, एक राय से मंजूर होता है। नगर सचिव साहेब अगला विषय लीजिए आप। विषय क्रमांक श्री मान्य महापौर यांच्या शिफारशीने श्री एजाज जय अजीज सलूम स्टेडियमची जागा विकास कामे करने का मान्य जिल्हा क्रीडा संकुल नाशिक यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती, परंतु सदर जागा अद्यापर्यंत विना वापर पडून असल्याने मालेगाव महानगरपालिकेने ताब्यात घेऊन विकसित करने का आम्ही विचार विनिमय करून निर्णय घेतला। मालूमात तो कौन देगा? फिटिंग इंजीनियर बच्चों साहब कौन देंगे? कौन देगा? वही बोल रहा था मैं नहीं, ये मालूमात देंगे अपने कब से क्रीडा को अपने दिए रहे जगह कब से क्रीडा ने अभी तक के क्या काम करी, कितनी जगह दी, अपनी कितनी जगह है, अब कितनी जगह दी, उसकी मालूमात दो ना। और क्यों दिया जब अपने क्रीडा को भी मालूमात है? माननीय महापौर, सम्माननीय सदस्य, अजीज सलूम स्टेडियम का जो है टोटल 16.5 एकड़ जगह है, उसमें से सर्वे नंबर 134 24,596 स्क्वायर मीटर और सर्वे नंबर 139 22,236 स्क्वायर मीटर, ऐसा 46,832 स्क्वायर मीटर मतलब करीब 18 एकड़ की जगह उनको 2007 में अक्टूबर 2007 में हैंड ओवर हुई। करारनामा 2008 में हुआ था। 2009-10 में वहाँ पे कंपाउंड वॉल कुछ स्टेप का ग्राउंड का एक 50 लाख का वहाँ पे काम हुआ था, वो भी क्रीड़ा अधिकारी उनकी तरफ से ही हुआ था। उसके साथ में PWD का ही कुछ काम हुआ था। उसके बाद अभी अपना एक महाराष्ट्र स्वर्ण जयंती नवरत्न का एक 2 कोटी का काम है, वो अपन पैवेलियन टाइप बना रहे हैं। तो एग्रीमेंट तो नगर रचना या MTS विभाग से हुआ होगा, उन्होंने उस टाइम हैंड ओवर किया। क्यों दिया? इतनी बड़ी जगह है अपनी, क्यों दिया देखता बता दो। और अपने कई करोड़ों की जगह है वो, यानी कुछ काम नहीं है, अपन कुछ काम नहीं आगे बच्चे कुछ बोलने की जरूरत क्यों दिए थे? अभी अपना प्रोसेस क्या वापस लेने का? टीपी साहब ये जवाब लोग उनको नहीं मालूम, उन्होंने बोल दिया मैं पूरी मालूम बोली 1 मिनट के पूरी अपने प्रोसेस क्या लेने का? बच्चों साहब गट नंबर 134, 38 और 139 नगर रचना में जो कॉपी है, उस करारनामे की कॉपी है कि उनका जवाब मेरे पास ही नहीं है। क्या होगा ये भी पढ़ के सुनाओ। क्या काम नहीं, चलो करारनामे में क्या करता है थोड़ा 4 लफ्ज बता दो। सबसे मेन जो अट थी की संयुक्त प्रकल्प करारनाम्याची मुदत कराराच्या दिनांकापासून 30 ते 99 वर्ष आहे।
यानी कम से कम 30 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 99 साल. तालुका क्रीडा संकुल समितीने क्रीडा संकुलाचे बांधकाम करावायचे आहे. जो क्रीडा संकुल का बांधकाम है वो जो उसकी अथॉरिटी है तालुका क्रीडा संकुल की, तालुका क्रीडा अधिकारी है, वो जो तज्ञ सलाहकार आर्किटेक्ट की वो पैनल बनाएंगे और उनके अधिकार क्षेत्र में उनका पूरा जो बांधकाम है स्टेडियम का वो करेंगे, ऐसा पूरा उसने लिखा था. इसमें एक लिखा था कि संकुलाची जागा जो हमने कॉर्पोरेशन ने आपको हस्तांतरित की है वो आप सब लीज पे या सब हस्तांतर नहीं कर सकते. कितने मेन प्रावधान तो यही है. महापौर मैडम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब ने जब से कॉर्पोरेशन बनी है हमारे यहाँ पे खेल कूद के लिए जो है कभी भी बजट जो है वो पकड़ा नहीं है. मालेगांव शहर की तारीख में पहली मरतबा हुआ है. मैं हमारे जो स्पोर्ट्स के जितने भी तमाम खिलाड़ी है उनकी तरफ से आसिफ शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया पहली मरतबा जो है बजट में जो है वो स्पोर्ट्स के लिए पकड़ा है. दूसरी चीज जो मालूमात ली जा रही है अजीज कल्लू की है, 16.5 एकड़ जगह अजीज कल्लू स्टेडियम की है, उसमें 9 एकड़ जगह जो है 2007 में क्रीडा को दी गई. 16.5 में सिर्फ 9 एकड़ जगह दी गई. उसमें 1 करोड़ रुपया जो है बजट उस टाइम में आया था. लेकिन हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से जो आमदार साहब है अभी रनिंग, उनको कुछ समझता नहीं. उन्होंने 50 लाख रुपया हमारे यहाँ का उड़ा करके संजय स्टेडियम के पास वाल कॉम्पाउंड के लिए, जो कि सेंट्रल का 1 करोड़ रुपया आया था क्रीडा, वो ऑन रिकॉर्ड है. तो वो 50 लाख रुपये उस साइड लेकर के गया. 50 लाख रुपये में जो है ये वाल कॉम्पाउंड बनाया गया. उसके बाद जो है 3 करोड़ रुपया आसिफ शेख रशीद साहब ने ला के जो बाउंड्री वगैरह बनी थी, पवेलियन बना था, उसमें 3 करोड़ रुपये का काम हुआ. अभी वहाँ पे जो है मालेगांव असेंबली इलेक्शन जब हो रहा था तो हमारे माननीय आमदार साहब ने 3 मरतबा जो उसकी ओपनिंग की, तो मुझे उसकी भी मालूमात दे कि वो बजट कहाँ गया. जो टिकम लगाए, ऑनलाइन भी टिकम लगाए, वहां जा करके उनकी टीम भी टिकम लगाई, वो काम कहाँ है और वो बजट कहाँ है. क्योंकि यहाँ मालेगांव शहर में अभी जो बजट आए ये नगर भुगतान का 2 करोड़ रुपया बजट है. वो काम इंशाल्लाह जो है महापौर मैडम और हमारे स्टैंडिंग चेयरमैन डिप्टी महापौर मैडम के हाथ से 15 अगस्त के दिन इंशाल्लाह हमने ओपनिंग रखेंगे और उसी दिन काम चालू करेंगे. ये काम का तरीका होता है. तो मैं ये डिपार्टमेंट से भी पूछूंगा, एक तो पहले क्रीडा को जो दिए वो गलत था, अगर क्रीडा को नहीं दिया जाता तो हम लोग हमारे मालेगांव महानगर पालिका से वहां पर काम कर लेते. आज मालेगांव शहर में वही एक खेल के ग्राउंड के अलावा मालेगांव शहर में बच्चों को खेलने की जगह है नहीं. दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा महापौर मैडम कि जो सदस्य ये जो अजीज कल्लू स्टेडियम का जो ये विषय लेके आया गया है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से जो है हमारे पास में 6.5 एकड़ जो हमारे पास ऑलरेडी है. इनको यही नहीं पता है कि ये पूरी जगह नहीं दी गई है. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये जो 6.5 एकड़ में क्रिकेट का इसी तरीके से वहाँ पर कुश्ती का मैदान है और जो 2 करोड़ रुपया आसिफ साहब ने इस बजट में पकड़ा है, तो उससे ये दोनों काम पहले किया जाए. मेरा ये बोलना है. 11 नंबर का आटी शर्ती और 18 नंबर की आटी शर्ती हॉल को पढ़ के सुना दो जरा. 2 आटी शर्ती सिर्फ पढ़ के सुनो. 11 नंबर की आटी शर्ती, नियोजित तालुका क्रीडा संकुल 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करावयाची संपूर्ण जबाबदारी क्रीडा संकुल समितीची राहील. दुसरी जो 18वी आहे, या क्रीडा संकुलाचा या क्रीडा संकुलात तालुका क्रीडा अधिकाऱ्याने कार्यालयाची स्वतंत्र इमारत बांधण्यात येईल व या संकुलाला वापर तालुका क्रीडा अधिकारी शासनाने किंवा समितीने ठरवलेल्या नियमानुसार करता येईल. इसका उल्लंघन हुआ क्या नहीं नियम का? इन्होंने क्या किया 2 साल के अंदर कितने साल हो गए लेने के लिए? 20 साल के आसपास 19 साल के अंदर कितना गए करके दिए उन्होंने? आज तक अपना काम किया लोगों ने. आटी शर्ती का उल्लंघन किया, इसके लिए वापस लेना, इनको एक लेटर देना, हमने हमारी जगह वापस ले लिए. तुमने क्रीडा में कोई काम नहीं करना, ये लेटर उनको पहुंचाना चाहिए. हमने कोई ये नहीं हमारी आटी शर्ती का उल्लंघन किया, महासभा का ठहराव करना और उसके अंदर वापस ले लेना. महापौर मैडम एजाज बेग साहब की सूचना बराबर है कि अगर हमने एग्रीमेंट जो किया था क्रीडा संकुल से वो अपने एग्रीमेंट पे नहीं है तो हम वापस लेंगे. सच बात यह है कि 2007 में मालेगांव महानगर पालिका की 2 जगह क्रीडा संकुल को दी गई थी तालुका क्रीडा. एक
सिनेमैक्स संदेश टाकीज के पास भी बाला साहेब ठाकरे उद्यान और एक हमारा अजीत चल्लू स्टेडियम। क्रीड़ा संकुल का सारा कामकाज करने की जिम्मेदारी मुकामी एमएलए की रहती, क्योंकि उसमें चेयरमैन रहते और वही उसका देखभाल करते। ये बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि बाला साहेब ठाकरे उद्यान आप जाके देख लो, उधर के आमदार ने क्या किए, और एक अजीत चल्लू स्टेडियम देख लो, इधर के आमदार ने क्या किए। जब हमारे आमदार कुछ करने जैसी पोजीशन में नहीं है तो उससे बेहतर ये है कि एजाज भाई ने जो सूचना लाए उनको भी एजाज भाई बोल नहीं रहे, मगर उनको भी समझ रहा कि आमदार कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। इससे बेहतर ये है कि ये वापस ले लिया जाए, अट्टी शर्ती का उल्लंघन है और तुम्हारी तारीफ कर रहा तो इससे बेहतर है, क्योंकि इसी महासभा के अगले आगे विषय में हम उस तरफ की एक जगह क्रीड़ा संकुल को दे रहे हैं, तो ये भी बात होगी कि एक जगह वापस ले रहे हैं। तो वापस लेने की वजह यह है कि इस तरफ के आमदार की कोई दिलचस्पी कामकाज की नहीं है। उद्घाटन करना, बात करना, उसके बाद कुछ होता नहीं। तो इससे बेहतर है हम जो भी कर सकेंगे महानगर पालिका के मातहत हम वो कोशिश करेंगे करने की। इसलिए मेरा भी यही बोलना है कि वो वापस लेना चाहिए। मुश्किल बाईंनी आमच्या आमदार साहेबांचे मंत्री साहेबांचं तोंड भरून कौतुक केलं, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो। खरंच त्यांचं काम वाखाणण्याजोगं आहे। अजित साहेबांचे भी आम्ही आभार मानतो की त्यांनी यावेळी स्पोर्ट्ससाठी 2 कोटी रुपये बजेट पकडलेलं आहे। आपल्या मालेगाव मध्ये अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहेत। आता माझ्या माहितीनुसार जिल्हा केसरी आपल्याकडे 4-5 वेळ संदीप दरेकर जिल्हा केसरी झालेला आहे। आज त्या बिचाराला नोकरी नाहीये, इकडे तिकडे नोकरीसाठी फिरावं लागतं। फिरोज पहिलवान आहे, असे अनेक उत्कृष्ट खेळाडू आहेत ज्यांना मानधन तत्वावर का होईना घ्यायला पाहिजे, आपल्या महापालिकेने समाविष्ट केलं पाहिजे आणि त्यांच्याकडे जे ज्ञान आहे अथवा त्यांच्या वेगळ्या खेळायचं। जसं मंजुषा पगार नावाची 11 नंबर वार्डातली एक युवती आहे, आपल्या इंडियन टीमच्या सॉफ्टबॉल टीम बेसबॉल टीम मध्ये ती कॅप्टन होती। ती आपल्या महिलांना, आपल्या नवीन युवकांना, युवतींना काहीतरी त्यांच्यापासून ज्ञान मिळेल अशा लोकांना जर कधी प्रशिक्षक म्हणून मानधन तत्वावर त्याच्यामध्ये घेता आलं आणि आपल्या युवकांना पुढे जर त्या क्रीडा विभागात काही राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संधी मिळाली तर ही खूप मोठी गोष्ट असेल। आणि अजित साहेबांनी 2 कोटी रुपये बजेट मंजूर केले त्याबद्दल आभार। फक्त महापौर साहेब आपल्या माध्यमातून हे जे ज्या लोकांनी राज्य पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर योगदान दिले, नाव कमवलंय, या लोकांचा विचार करण्यात यावा, यांच्या अनुभवाचा फायदा घेण्यात यावा व यांना महापालिकेच्या सेवेत थेट समाविष्ट करता आलं तर आनंदाची गोष्ट आहे। नाही थेट तर मानधन तत्वावर घेऊन त्यांचा प्रशिक्षण म्हणून कामात अनुभव बाळासाहेब ठाकरे संकुलाच्या लाईट 2 महिन्यापासून पडले। आपल्याकडे एका क्रीडा संकुलाच्या बात का विषय मंजूर पीछे मंजूर लो पीछे मंजूर करो आगे लो अल्लाह पर पानी ये तीनों से काम वाले 3 का लीला बिलवा गए आप ऑपरेशन करके देखो ये पानी ये देखो बहुत ज्यादा गंदा पानी और मोटर में आता तो पानी आता है। बात के माध्यम से वाटर सप्लाई से मेरा 2 मिनट का सिर्फ बोलना है कि पीछे जो वाटर सप्लाई था, आज का जो वाटर सप्लाई है, बुरा मत मानना, मुंह पे बोला है, एकदम पूरी तरीके से फेल है, नाकारा है। मैंने वो लोग को देखा, आपके जो सीनियर लोग थे, अभी अपने मीटर कौन है वाटर सप्लाई में, हाँ तुमने पीछे के फिटरों की मालूमात किए गया, पीछे हमारे जो जय लोग थे उनकी मालूमात किए गया आपने। उनका काम करने का जो है वो ऑफिस में बैठ के बोलते थे, अगर नागरिक आता था, लोग आते थे, शायद कहीं से भी मैडम, अगर वो सिर्फ इतना बोलते थे कि मैं 1000 खोली इस्लामपुरा बेल्ला जहाँ से भी बंदा आ जाए, वो पूछते थे कहाँ रहते,
कहाँ का मामला, तो बैठ के बताते थे कि वो फला फला जगह पे ऐसा ऐसा मसला है। ये स्टडी थी। हमारा प्रशासन इस मामले में बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, ये मेरा आपसे बोलना है। महापौर मैडम साहब, ये बात खास तौर से प्रशासन पे हमारा अपना, यानी ये तो हम लोग सुनते लोग प्रतिनिधि, अधिकारी को बिल्कुल ये ना सर पे ना बाल पे ना कुछ रेंगा जाता ना कुछ इसकी कोई फिक्र करते, लेकिन अगर जाहिर सी बात है उसका सामना नगर सेवक करता। इस पे वाटर सप्लाई ने मेहनत करना, बाहर निकलना, देखना, इनके सीनियरों से मिलना, पूछना, वो बैठ के बताते थे, जमीन के अंदर का बताते थे। देखो गायब सिर्फ अल्लाह जानते, लेकिन उनकी स्टडी, उनकी मेहनत ये थी कि वो बैठे बैठे बोलते थे कहाँ फॉल्ट है, क्या मसला है, क्या नहीं है। ये मेरा एक मैडम आपसे बोलना है कि ये हमारे लोग पीछे जो लोग थे, हमारे लोगों को इनसे मिलने का बोलो, इनसे बात करने का बोलो, इनसे स्टडी करो, इनसे सबक ले। आज ये पूरा जो हमारे लोग सिर्फ बैठ के काम कर रहे हैं, ये बाहर नहीं निकलते, विजिट नहीं करते, सर्वे नहीं करते। ये आज इतनी शिकायत आप सुन रहे, पब्लिक में जाओ, पानी के नाम से आज पता हर नगर सेवक को बोरिंग का बोला जा रहा है। नहीं तो मानपा की बोरिंग बंद हो गई थी, लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। ये वाटर सप्लाई का यानी जो मेहनत थी, जो पीछे के लोगों ने किए थे, ये उसका फल था कि लोगों ने बोरिंग भूल गए। आज हर नगर सेवक लोग को बोला जा रहा है कि बोरिंग होना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 10% लोग यहाँ बोरिंग है शहर में, 90% लोग जो है उनके यहाँ बोरिंग नहीं है। आज वो बोरिंग जो भी बंद हो गई है, वापस से चालू करने वाले वापस से नई बोरिंग की डिमांड कर रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? वाटर सप्लाई है। मेरा आपसे बोलना, आप मेहनत करो, आप उससे अच्छा फीडर रखो, अच्छे लोग रखो, आपका ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ बैठ के बात नहीं होना चाहिए, ठीक है? सन 1994-95च्या जगात ऑक्ट्राय वसुलीच्या ठेकेमुळे मालेगाव महानगरपालिकेत झालेले आर्थिक नुकसानाबाबत मान्य न्यायालयाने मंजूर केलेले नुकसान भरपाई व व्याजाची रक्कम संबंधित मक्तेदार यांच्याकडून तात्काळ वसूल करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करने का विचार विनिमय करून निर्णय घेणे। महापौर मैडम, हाँ मैं बता रहा ना, महापौर मैडम, कारपोरेशन के ऊपर अगर किसी का बकाया रहता तो वो बराबर कोड जाता, वसूली कर लेता। एक रैकेट जैसा कारपोरेशन का इस्तेमाल किया जाता, रिजर्व जमीन को जानबूझ के खरीदा जाता और जानबूझ के खरीदा जाता और फिर कारपोरेशन से मुसलसल पैसे लिए जाते। मगर जब उनके खिलाफ हाईकोर्ट ऑर्डर करती तो कारपोरेशन अभी तक वसूली क्यों नहीं? क्योंकि ये पैसे जो है ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर करी, इस पर हम सुप्रीम कोर्ट में हम गए, सामने वाली पार्टी नहीं गई। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने ऑर्डर करी उससे ज्यादा पैसा लेने की जरूरत थी, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। ये विधि विभाग ने एक अच्छा काम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर हाईकोर्ट ने जो पैसा वसूलने का बोली है वो करीब 4 कोटी के ऊपर है, 5 कोटी करीब है। तो अगर 5 कोटी वसूल कर और हम हाईकोर्ट में अपनी अपील कायम रखें, क्योंकि 2018 से हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, आज हम 2026 में हैं। अब इतना वक्त होने के बाद और अगर किसी ने चालाकी से प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रहते हुए अपने बच्चों के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे की है, तो उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करो। लेकिन ये पैसा वसूली हर हाल में होना चाहिए कि कारपोरेशन को कोई ठग ले और उसके बाद वो घूमे, और जब कारपोरेशन से लेना हो तो बराबर ऑर्डर पे ऑर्डर लाए और कारपोरेशन से वसूल ले। लेकिन कारपोरेशन वसूलने के वास्ते आज 94-95, यानी आज हम 30 साल के बाद उस पर बात कर रहे हैं। 94-95 का पैसा 30 साल से हम क्यों वसूल नहीं कर रहे? तो मेरी सूचना ये है कि फौरन वसूला जाए। अगर उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो
अटैच उनके और कैसे वसूला, विधि विभाग ने बताना, डिपार्टमेंट ने बताना कि कैसे वसूली होगी, मगर ये पैसा वसूली होना चाहिए। नहीं तो अगर ये नहीं वसूली हुआ तो लोग ऐसे ही कारपोरेशन को ठगेंगे और हम कभी भी सिर्फ कोर्ट कचहरी तक ही रहेंगे। यहाँ से नीचे ही कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट और मामला पूरा खत्म हो जाएगा। ये बड़ी रकम है, कारपोरेशन के इसमें आएगी तो लोगों का काम काज होगा, इसलिए पैसा वसूली होना चाहिए। माननीय महापौर मॅडम, उपमहापौर मॅडम आणि आता आपले टोलवाले अधिकारी गेले करून विषय असा आहे 1994 ते 95 मध्ये जी सरकारचा ठेका त्यांना दिला गेला होता, जे आहे संजय महेंद्र पवार, हे काही महानगरपालिकेचे जावई लागतात का, मला पहिले आकर्षण विचारायचं आहे। या वर्षापासून त्यांच्याकडे आपली कधी 5 कोटी रुपयाची थकबाकी असते, ती वसुली का करत नाही? हायकोर्टाने त्याच्यावर आश्चर्य ओढलेले आहे, ते सगळे डॉक्युमेंट माझ्याकडे आहे। नगर विकास विभागाने सुद्धा लेटर दिलेलं आहे आपल्याकडे की त्याची पैसे वसुली केली गेली पाहिजे। सुप्रीम कोर्टाने, माननीय सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्यांना सांगितलं आहे। सुप्रीम कोर्टात आपण जो आपला वकील लावलेला आहे तो वकील आहे सुहास कदम। तो सुहास कदमला आपण कोणते पैसे देतोय? सुहास कदम आपण महानगरपालिकेने लावलेला वकील आहे ना, तो फुकटचे पैसे घालतो इतक्या वर्षापासून। तुम्ही तो वकील बदला ना, मग दुसरा कोणतरी वकील द्या। खरं तर असं आहे, तो सुहास कदम तो वकील लावलेला महानगरपालिकेने तो, आणि हा जो महेंद्र पवार आहे यांची मिलीजुगत झालेली आहे आणि याचा तपास जर आपण महानगरपालिकेने केला पाहिजे। मग हे हायकोर्टात त्याचं सांगितलं गेलेलं आहे की महानगरपालिकेला ते दिले गेले, ठीक आहे, त्याच्या नावावर काही नाहीये ना, त्याला जमा करा, पोलीस स्टेशनला जमा करा, त्याचा खर्च आम्ही करू। तिकडे प्रॉपर्टी नाही ना, नका राहू, काही हरकत नाही, पण हा महेंद्र पवार जो चोर आहे याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। नाही तर मी महापौर साहेब खरं सांगतो, याच्यावर काही कारवाई नाही झाली तर मी डायरेक्ट कपडे काढून नंग उपोषण इथे करेल। एकदम भयानक गोष्ट आहे। महापालिकेचे जे पैसे आहेत ना ते जनतेचे पैसे, आणि अशा चोर लोकांना जोपर्यंत आम्ही नवीन नगर निवडून आलो ते खाऊ देणार नाही 100%। तर ते संबंधित डॉक्युमेंट मी तुमच्याकडे देतोय, थोडं बघून घ्या। महापौर मैडम, दिल्लीच्या लोकांनी 45 कोटी निघतायत, 45 कोटीत महानगरपालिकेचे किती काम होते सांगा मला। मैडम, यहाँ पे जो पैसा वसूली करने की बात आई, तो जैसे मुस्तकीम भाई ने बताया और हमारे सदस्यों ने बताया कि उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक का मालूमात है उनके नाम पे जैसे प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बात सही है क्या, प्रॉपर्टी नहीं है उनके नाम पे? इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्र्यांचे हे बघा नगर विकास का कारवाई होती आयुक्त मैडम को दो, वो वसूल करेंगे। अपन तो लाए ना विषय, बोलो आता हा जो ठेका दिला गेला होता 94-95 ला, संजय महेंद्र पवार यांनी तो ठेका पूर्ण केला नाही म्हणून त्याच्या विरुद्ध वसुलीसाठी पालिका कोर्टात गेली आणि कोर्टानं आपल्याला आपल्या बाजूने निकाल देताना 1,98,71,000 इतका अवॉर्ड केला। त्यावर 20% व्याज 11/10/1995। आता या निकालाच्या विरुद्ध संजय पवारने हायकोर्टात फर्स्ट अपील दाखल केलं 17/68/2002। हे मॅटर ऍडमिट झाल्यानंतर 17 वर्षानंतर फायनल हिअरिंग झाली आणि फायनल हिअरिंगच्या वेळेस त्यावर ते अवॉर्ड जे 1,98,000 होतं, 1.98 कोटीचं, ते 55.33 लाख म्हणजे 55,33,000। आता ही जी ऑर्डर होती ही त्याने रिड्यूस केली आणि पहिलं जी ऑर्डर होती दिवाणी न्यायालयाची, हायकोर्टानं ती रद्द केली, नव्यानं ही ऑर्डर केली आणि इतकी रक्कम कमी झाल्यामुळे पालिकेनं त्याच्या विरुद्ध अपील केलं। अपील करताना त्यावेळेस सिनियर काउन्सिलला नियुक्त केले मीनाक्षी अरोड़ा म्हणून। मैं आपसे उसके नाम पे प्रॉपर्टी है या नहीं, आपने मालूमात निकाले क्या, वसूली कैसे करेंगे? ते जकात विभागाकडे असेल ते त्यावेळेस जेव्हा 1995 चा जेव्हा निकाल झाला 2002 साली, त्यावेळेस त्याच्या नावावर भरपूर प्रॉपर्टी होती।
हाँ, तो अब यहाँ रुको आप। जैसे उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर है उनसे वसूल करना। जो उन्होंने अगर प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की उनके घर वालों पे की या किसी बाहर के लोगों को, तो हम यहाँ से जाने के बाद है ना, कारपोरेशन में जाना, खरीदी रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर, और वो खरीदी रद्द कराना, ये कायदा है। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी उससे पैसे वसूल करने की, अगर वो पैसा नहीं भर सकता उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना, है ना, प्रॉपर्टी अटॅच किया आपने ते सांगतात मी जेव्हा 2002ला निकाल झाला त्यावेळेस पालिकेने दरखास्त दाखल केली वसुलीसाठी, आणि वसुलीसाठी दरखास्त दाखल केल्यानंतर यांनी सगळी माहिती जमवली आणि त्याला सिव्हिल इम्प्रिझनमेंट मध्ये पाठवायचं, ते त्याच्यासाठी 8 तास झाला आणि सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेली पालिका। त्याच वेळेस जर त्याच्या प्रॉपर्टीची अटॅचमेंट केली असती, त्याच वेळेस जर माहिती काढून प्रॉपर्टी अटॅच केली असती तर ही वेळ आली असती ना, त्याचं काय म्हणतात? बैंक गारंटी जो उन्होंने जो दी थी, नहीं दी बैंक गारंटी, बैंक गारंटी उन्होंने दी थी ना जब ठेका लिया उन्होंने, तो नव्हती बैंक। क्यों जब नहीं दी? बिना बैंक गारंटी के कोई भी टेंडर कैसी देता है आपको? तेच सांगतो मी। जी मैडम, महापौर मैडम, मेरा ये बोलना है कि पीछे क्या हुआ। 1 मिनट इरफान भाई रुको ना। 30 साल पहले का सवाल है, 94-95 का। पीछे क्या क्या गलती किसकी हुई वो छोड़ के आगे कैसे वसूल करेंगे वो पता नहीं। वो मुस्तकिम भाई, मेरा बोलना ये है हाजी साहब, जिस शख्स के ताल्लुक से बात चल रही, हमारे इन्हीं के भाई ने, सुरेश पवार साहब ने, ये है ना, इन्होंने ऐसा नगर कब्रस्तान मानपा को दिया था बराबर। उन्होंने रुपया लिया, मालेगांव महापालिका से एग्रीमेंट किया, उन्होंने कोर्ट के जरिए 100 रुपया हमसे लिया मानपा से। ये प्रशासन भूल जाता क्या? आयशा नगर कब्रस्तान की जमीन बाड़ू में आपसे ये बोलना चाह रहा, जो मुस्तकिम भाई बोले कि भाई पीछे जो थे अधिकारी, 30 साल पहले की बात है, ये 94-95 का मामला है। उस वक्त वो टेंडर कैसा निकला, क्या निकला, सिक्योरिटी लिए नहीं लिए, करे नहीं करे, है ना। हाईकोर्ट का ऑर्डर कब हुआ? हाईकोर्ट का 2017 में हुआ। बताओ, 17 में हुआ। 17 में तुमने काज क्या है? 26 है, नहीं ज्यादा हो गया ना। यानी कम से कम तुमने ये काम किसका था? विधि का था, मान्य आयुक्त साहब का था, किसका काम था? ये पैसा देखो तुमने ढील दिया, वो आदमी ने प्रॉपर्टी इधर की उधर किया। ये गलती किसकी है? हमारे अपने लोगों की है। उस आदमी को बकसने का काम बिल्कुल नहीं करना। जिस आदमी ने तुम्ही से, हमारी अपनी महापालिका से रुपये का 100 रुपये लिया है, आज उसी का भाई है, सगा भाई है, खून है उसका, तो उसको क्यों छोड़ा यार? मैं आपसे बोलना चाहता खास तौर से मामले में कि ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही से हुआ है, और अभी भी प्रशासन जो है इसमें लापरवाही कर रहा। कब करेगा, कब आएगा उसके ऊपर प्रशासन? सिर्फ बातों से बात नहीं चलेगी। ये इससे पहले भी 2013-14 के अंदर ये मुद्दे पे बात हुई, जब भी बोला गया, लेकिन उसके बाद वापस से 17 में आया, फिर बोला गया, लेकिन नहीं किया प्रशासन ने। तो ये प्रशासन की गलती है, और ऐसे लोगों बिल्कुल बख्शिश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुमने वकील से ये आगे हमको अपील में जाते आता है कि वो आदमी ने प्रॉपर्टी ना ट्रांसफर की, जैसे खालिद आजी ने बोले कि भाई आज भी हम जो है उनका प्रॉपर्टी से नाम उतार सकते, वहां से जहां से ऑर्डर हुआ वो रिटर्न देके कर सकते, या उसमें अच्छे वकील से, या इसमें हम मानपा क्या कर सकती, कोर्ट क्या कर सकती, उसका विरोध जाके और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वसूला ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। उसने इंटरेस्ट का पैसा भी कोर्ट से ऑर्डर ला के लिया, मालूम है, ऐसा नगर कब्रस्तान के ताल्लुक से उसने बहुत पैसा लिया है। ऐसे आदमी की बख्शिश नहीं। हमारी मालूमात ऐसी है कि आयशा नगर कब्रस्तान का पैसा मैं समझता हूँ 4-5-6 साल पहले कुछ पैसा और 18-19 में दिया। जब आपको नहीं समझ में आया कि जब 2017 में कोर्ट का ऑर्डर आया, वो पैसा उसको स्टे करने का, ये नहीं बोल सकते थे कि आप पैसा वसूल करें, पहले ये पैसा भरो, या वो पैसा उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते थे कि आप दोन्ही पार्टी वेगळे होते, भाई के नाम के काढलेलं होतं, त्याचं स्वतःचं नाव स्किप केलेलं होतं। अब जिनके नाम से पैसा हाईकोर्ट ने अगर ऑर्डर दी है और उन्होंने जितनी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की है उसको नाम उतार के उसका नाम चढ़ा के प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। महापौर मैडम, मेरी आपसे गुजारिश है, डिप्टी महापौर मैडम से भी, कुहाज मैडम आपसे भी, और सदस्यों की सबकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर किया वो प्रॉपर्टी पे अपना नाम लगाओ डाले,
एक चीज होता है, अपन बैंकों से लोन लेती, बैंक को क्या करती है, बैंक को क्या करती है, अपने उतारे पे बोझा चढ़ाए, है ना। बैंक को जब तक अपन नील नहीं करेंगे वो प्रॉपर्टी बेच सकता नहीं। वैसे ही अपन ने अपना नाम चढ़ाना, अपना बोझा उसके उतारे पे चढ़ाना, लोगों का नाम उतार के अपना नाम चढ़ाना, जब तक वो अपना पैसा क्लियर ना करे जब तक अपना नाम हटना नहीं चाहिए। और ये कार्रवाई होना चाहिए, सिर्फ यहाँ आके जवाब दे देना, चले जाना, फाइल बंद कर देना, महासभा खत्म हो गई, पे खत्म, ये नहीं चलेगा। अगर इसके बाद अगर कल से अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और हमको इसकी 8 दिन के अंदर महापौर मैडम की ऑफिस में, बॉडी महापौर मैडम के ऑफिस के अंदर आके इसकी रिपोर्ट सादर करना कि हमने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करे, कार्रवाई होगी ना। दरखास्त दाखल कर पहिला पहले दूसरा अरे बाळू होय, सरकार करेंगे वो अपन दरखास्त दाखिल कर सकते ना, दरखास्त दाखिल करेंगे तो अपन जो सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि इन्हें एग्जीक्यूशन चालू कर दिया है। सुनो ना, करो मत और उसको पैसे दे दो, अपने और पैसे दे दो उसको। आप पूरी रिपोर्ट जो हाजी साहब बोले 8 दिन में पूरी रिपोर्ट महापौर मैडम के पास दे दो। और मेरी वो थी, मेरा सवाल था, तो एक कॉपी मुझे भी दे दो 8 दिन के अंदर, इसमें क्या कानूनी तौर पे किया जा सकता, मगर अब इसको 1 करोड़ बैठा दो। उसके बैंक अकाउंट ठीक करो, बैंक में उसके अकाउंट बंद करवा, ठीक है, प्रॉपर्टी के नाम पे बैंक में अकाउंट वगैरह तो होंगे ना, ट्रांजैक्शन होगा ना, उसके घरवाले के नाम पे भी होगा ना, तो भी अटैचमेंट कर दिया वो बैंक का अकाउंट उसको क्लोज करके उसे खत्म करो, नट्टी दबाव साहेब तो खुलेगा। तुम्ही आयुक्त साहेबांच्या दबावात येऊ नका साहेब, इथं आम्ही आयुक्त साहेबांच्या नाही, तुम्हाला तो आयुक्ताचा मित्र विशाल 8 दिन में रिपोर्ट देंगे, तुमको भी रिपोर्ट देता। अरे तो आयुक्ताच्या मुळे पळाला, 3 वाला तुम्ही 2 वाला याच्यामुळे पळाले। कुछ भी कर, को बोला कि हाउस के सामने वो सत्कार करेंगे, जरा आप करना चाहिए, तुम्हें तो बताना चाहिए, तू मानपा से कोई पेमेंट देती, तेरे मानपा की इंसिडेंट क्या नया है, क्या क्या मानपा को चुकाया उसने। अरे कभी कुर्सी की जब्ती लाया उसने, ऐसे आदमी गरीब लोकांचा पेरवी करतात हे लोक, ये तुमने आयुक्त पेरवी करतात श्री दिनेश कमलाकर ठाकरे यांची यादी आहे। शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मजूर सहकारी संस्था विना निधीला 10 लाखपर्यंत कामे देण्याचा निर्णय झालेला आहे। त्यानुसार मालेगाव महापालिकेत सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकामी विचार विनिमय करून निर्णय घेणे। पहले सुनो ना, बोल लेने दो लोग। अरे दादा उसे साइड जरा रुको, तुम बोल ले। नगर विकास विभागाच्या 8/7/21च्या शासन निर्णयानुसार 10 लाख पर्यंतची कामे मजूर सहकारी संस्थांना देण्याबाबत अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे। या ज्या मजूर सहकारी संस्था ज्या आहेत, या 12 बलुतेदार 18 आनंददार या समाज घटकाच्या या मजूर संस्था आहेत आणि ह्या मजूर संस्थांना त्यांच्या रोजगारासाठी, बाकीच्या छोट्या घटकांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी या शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कामं करण्याच्या संदर्भात शासन निर्णय झालेला आहे। अरे 2 मिनिट रुक जाओ। तर माझी विनंती फक्त या ठरावाच्या माध्यमातून एवढीच आहे की जो शासन निर्णय झालेला आहे त्या शासन निर्णयाला अधीन राहून मजूर सहकारी संस्थांना विना निविदा आणि विदाऊट ऑनलाईन 10 लाखापर्यंतची कामे या संस्थांना देण्याचा निर्णय या महासभेने घ्यावा, यासाठी हा विषय आणण्यात आलेला आहे आणि आपण यांना मंजुरी द्यावी यासाठी मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करीत आहोत। आणि काही कोणाला या प्रशासनाला या संदर्भात काही चर्चा करायची असेल तर त्यांनी या ठिकाणी यावं, म्हणजे त्यांचं शंकेचं समाधान या ठिकाणी करता येईल। असं होतं की आपले ठराव होतात पण त्या ठरावाच्या नंतर मंजुऱ्या होत नाही, फक्त महासभेमध्ये ठराव जातात आणि नंतर निर्णय होत नाही। तर म्हणून माझी विनंती आहे की ज्याला कोणाला या संदर्भात म्हणजे मजूरच्या संदर्भात अडचण असेल, बांधकामाच्या संदर्भात काही तुमच्या क्वेरी असतील, अकाउंट सेक्शनला काही क्वेरी असेल तर सिव्हिल इंजिनियर साहेब तुम्ही या ठिकाणी यावं आणि बचाव साहब, इसी के साथ साथ जो सूबे के इंजीनियर जो अपने
है ना, जो क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड इंजीनियर आते, बेरोजगार इंजीनियर अपने, हाँ, उनको भी 10 लाख तक के टेंडर बिगर उसके टेंडर के बिगर उनको काम दिया जाता है। और उसके ताल्लुक से मेरे ख्याल से जीआरपी है, तो इसी के साथ साथ उन लोगों को भी इसमें समाविष्ट करना, ताकि हमारे शहर के जो बेरोजगार इंजीनियर है, कम से कम उन लोगों के लिए भी एक अच्छा सुनहरी मौका मिलेगा। 10 लाख के तक वो भी यहाँ काम ले सकेंगे, ऐसी मेरी सूचना है आपसे। त्या जिल्ह्यामध्ये मजूर सहकारी संस्था, बेरोजगार अभियंता आणि सुशिक्षित म्हणजे सुबे यांना 33% प्रमाणे अलॉटमेंट आहे, असा एक GR 28/2/2024 ला निर्मित झालेला आहे। बरं, या GRच्या अधीन राहून अहिल्यानगर, सांगली आणि नाशिक महापालिकेमध्ये त्या आयुक्तांनी त्या ठिकाणी कामाला सुरुवात केली आहे। आता CSची कामं नाशिकमध्ये जी चालू आहे, इथं बहुतांश मजूर संस्थांना ते विना निविदा आणि 10 लाख पर्यंतची कामे विना निविदा विदाउट ऑनलाईन या पद्धतीने देण्यात येत आहे। अपन लोग अगर यहाँ बात हम मंजूरी देंगे तो अपन कर सकते हैं, क्या अर्चन है बता दो, उसको दूर करते हैं। बात बोलते मत बैठना, फिर परेशान करना। ऐसे ने तुम्हारे तो बनवा ले रहे हैं। माननीय महापौर, माननीय उपमहापौर, सन्माननीय सदस्य, ठाकरे साहेबांनी एक विषय आणला होता, 8 जुलै 2021 आणि 28/2/2024 असे 2 GRचा आपण उल्लेख केला। 8 जुलै 2021चा जो निर्णय आहे तो नगर विकास विभागाचा आहे। तो नगर विकास विभागाचा असून त्यात मजूर संस्थेसंबंधी काही नाही। त्यात असं नमूद केलं आहे, जे सुरुवातीला 3 लाखाचं जे टेंडर निघायचं, 3 लाखाच्या पुढे जे ऑनलाईन निघायचं, ते आता 10 लाखापर्यंत त्यांनी लिमिट लिहिली। हा नगर विकास विभागाचा GR आहे आणि त्यांनी हे जे ई टेंडर 10 लाखाच्या पुढचं करायचं आहे त्या संबंधीचा अर्ज आहे। ऐका ना, 8 जुलै 2021चा जो GR तुम्ही वाचताय, त्याचा शासन निर्णय काय आहे? उद्योग व कामगार विभाग आहे, म्हणजे सेकंड नंबर पेजवर बघा, तिथे 7 मे 2021च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 18 मे 2021च्या शासन निर्णयातील सूचना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करण्यात येणाऱ्या, म्हणजे आता आपली जी आहे ही नागरी स्वराज्य संस्था आहे आणि या नागरी स्वराज्य संस्थेला 10 लाख पर्यंतची कामे देण्याचा हा तो शासन निर्णय झालेला आहे। मजूर सोसायटी नाही आहे त्याचा, तो GR मजूर सोसायटी संबंधीचा नाही। मजूर सोसायटी संबंधीचा तुम्ही जो GR सांगताय ना साहेब 28/2/24 चा, ऐका, त्याच्या अगोदरचे वाचा जे आहेत ना, त्याच्या अगोदरचे जे शासन निर्णय आहेत त्याच्यामध्ये हे सगळ्या मजूर संस्थांचा उल्लेख आहे आणि त्या GRला आधी लावून हा GR निघालेला आहे। बाकी तुमचा जो आहे 28/2 त्याच्यामध्ये मजूर संस्थेचा तो उल्लेख त्या ठिकाणी झालेला आहे। आणि या शासन निर्णयाला फक्त एक मालेगाव महापालिकेला आपण हे करतो असं नाही, याच्या अगोदर तुम्ही सांगली महापालिकेच्याकडनं विचार विनिमय करू शकता। आता नाशिकचं आता चालू आहे मनीषा घटक, ते पत्र सुद्धा मी तुम्हाला देतो आणि तो निर्णय त्या ठिकाणी झालेला आहे, अहिल्यानगरला झालेला आहे। आमची विनंती आहे की हे मालेगावात पण यावं आणि मालेगावला यापूर्वी झालेलं आहे, जर तुम्हाला आठवत असेल तर मध्यंतरी शासन उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही कामं थांबवण्यात आलेली होती, आता परत ती सुरू आहे। यापूर्वी 2014 पर्यंत आपल्याकडे मजूर सोसायटीला आपण कामं द्यायचो। मीनवाईल यावर एक रिट पिटिशन आहे साहेब, ती रिट पिटिशनच्या अनुषंगाने नगर विकास विभागाचा डायरेक्ट कुठलाही महानगरपालिकांना आदेश नाही। नगर विकास विभागाचा हा जो ऐका सर प्लीज एक मिनिट, हा जो आहे ना, हा 28/2/2024 चा जो GR आहे तो सदर आदेश जलसंपदा विभाग, सहकार व पणन विभाग, कृषी व पदुम म्हणजे पणन, वस्त्रोद्योग व देवस्थान देखभाल या विभागाच्या सहभागाने निर्गमित करता येत आहे। नगर रचना विभाग ज्याच्या अंडर सर्व महापालिका चालतात त्या नगर विकास विभागाचा आदेश नाही आपल्याला। आता हा जो आदेश तुम्ही सांगताय, माझी विनंती तुम्हाला एवढीच राहील की 8 जुलै 2021 चा जो GR तुम्ही सांगताय, एकच मिनिट द्या मला, यापूर्वी ना एक रिट पिटिशन आहे। अगर विकास नहीं दिया गया, अगर नासिक महानगर पालिका जिसके बायलॉ से अपनी महानगर पालिका चली, उन्होंने एक ठहराव करके और वहाँ ये पद्धत शुरू किए, तो अपने क्यों नहीं कर सकते? सर तो बायलॉ नासिक मीनवाइल हमको भी वहाँ से कुछ पेपर मंगा लेते, उन्होंने क्या आदेश दिया उनको 2026 में ये पत्र आहे, या ठहराव नंबर सब लिखा है ना, सगळे ना, तुम वो GR की बात पे टेक्निकल बात मत करो,
एक बार इससे पहले भी बोला कि रास्ता निकालने की बात करा उसमें ना सर 2026 में अभी उन्होंने कुछ निर्णय लिया है ना, तो जब 2026 में तो नाशिक में क्या वजह से निर्णय लिया हुआ वो कुछ मालूमात नाही. फक्त मी ते नाशिकला सांगितले, तुम्ही आईले निर्णय बघा, सांगलेले बघा. इथं सर्वसामान्य लोकांना 10 लाखापर्यंतचे कामं जर मिळत असतील तर तुम्ही कागदी घोडे नसू नका. माझी तुम्हाला विनंती आहे, नासिक ने किया चौकट करेंगे. याची अंमलबजावणी करावी का कशी होत आहे? महापौर साहेब त्यांना आदेश करा याची अंमलबजावणी करा. अंमलबजावणी होना चाहिए, नहीं तो टेक्निकली बात रही 7 मार्च से आ जाए. महापालिकेचा आदेश महापालिकेचा आदेश हे वेगळंच आहे. सारखं काही वेगळं नाही. रात्री घोडे ना. पेपर कोणते लगे नाशिक संपला नाही तुम्हाला. निवेदन दिलेलं होतं 28 तारखेला मागच्या आठवड्याला. त्याच्यावर काही उपाययोजना झालेली फोटो बघून घ्या. फोटोमध्ये काय काय झालेले आहे, कशा घटना झालेल्या आहेत. मोकार जनावरांमुळे गाडी महिला रस्त्यांवर गेले आहे. हे बघा किती अडथळे येतात. रोज नागरिकांची फोन असतात, कोणाला कुत्रे चावले, कोणाच्या लहान मुलांच्या अंगावर कुत्रे धावले. बघताय ना सगळे अक्षरशः या मोकार जनावरांमुळे मारण्याची लहान लहान लेकरं. म्हणजे खूप किती व्यक्ती आहे. मागच्या वर्षी मॅडम तुम्ही पण बघा, मागच्या वर्षी एका ताईने आमच्याच नातेवाईक होत्या. नातेवाईक म्हटल्यावर प्राण वाचवणं फार गावची समस्या आहे. नाही, पूर्ण मालेगावाची आहे ही समस्या. समस्या आपली एकट्याची नाही किंवा माझ्या प्रभागाची नाही, पूर्ण मालेगावाची पहिल्या महासभेला मॅडम विषय घेता. तुम्ही काय बोलला मॅडम? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बोली थी ना. पहला प्रश्न मेरा वही था, वो सबके लिए हे बघा, जनतेला आम्हाला अभ्यास करावा लागतं. जनता डायरेक्ट काय बोलते, तुम्हाला काय तिथं झोप पाठवायला पाठवलेला आहे का? लोकप्रतिनिधींना उत्तर ऐकावे लागतात. आम्ही इथं बऱ्याच वेळेस असं बोलण्याचा प्रयत्न करतो, पण माईक विसरून घेतो. मॅडम तुम्ही दोघं लक्ष करतात. खूप चांगल्या पदावर चांगल्या आहात. दोघांचे काम चांगले. चलो इसके बात कर लेंगे अब. अभी आखिर में कर लेंगे, मीटिंग की बात कर लेंगे विषय पे. आयुक्त साहब, हेलो मार्के साहब, हेलो मार्के साहब कहाँ है? हेलो हेलो पकड़ हेलो आप मीटिंग लगाओ. हेलो नाही, याच्यावर काय उपाययोजना केलेल्या आहेत? उत्तर द्या. उत्तर कोण देणार आहे? हां बोलो. ऐसा है, मेरा पूरी हॉल की तरफ से मेरा महापौर मैडम, डिप्टी महापौर मैडम, कमिश्नर साहब है ना, एक विशेष इसके आज महासभा ले लो है ना, और या तो फिर एक मीटिंग बुला लो. हाँ, महासभा से बुला, मीटिंग बुलाओ, डायरेक्ट इसके अंदर आएंगे. ये ऐसी बात बराबर नहीं है. जब नहीं, एक बात सुनो है ना, ये इसके लिए अलग से मीटिंग की जाएगी. वो ऐसा प्रस्ताव रखिए. जैसे ठीक है, सूचना करेंगे. महापौर मैडम आप बोलो. हेलो हर टाइम क्या होता है साहेब ऐका. एक मिनट. हर टाइम ये होता है, यहाँ पे ठहराव किया जाता है, बोल दिया जाता है, लेकिन नीचे के लोग काम करते नहीं है. जो काम नहीं करेंगे उसकी जवाबदारी फिक्स करो. याच्या उपाययोजना काय करायचं मॅडम? ते पण इथं सांगितलं गेलं पाहिजे. आयुक्त साहेबांनी काय सांगितलं होतं, याच्या उपाययोजना आहे. आयुक्त साहेब नेमकं काय, कशा पद्धतीने केल्या जाणार आहे आणि तात्पुरत्या उपाययोजना नकोय आम्हाला. सुनो ना, उनकी बात सुन लो. कमिश्नर साहब को माननीय मैडम जो अगर काम नहीं करता साहब, कमिश्नर साहब जरा सख्ती जरा कर दो और सस्पेंड कर दो उसकी जरा. एक बार जरा सब जगह ठीक हो जाएगा. जनावर ठेवण्यासाठी ऐका जनावर ठेवण्यासाठी पांढरपोळ संस्थेकडे अग्रीमेंट राहिलेलं बाकी होतं. अग्रीमेंट शुक्रवार झालं आणि कालपासून जनावर पकडणं आम्ही चालू केलंय. तुम्ही जनावर पकडणं चालू करा. ऐका दादा, ऐका काका, दादा ऐका. तुम्ही माता आहे, तिच्यासाठी तिची व्यवस्था झाली पाहिजे. तुम्ही कसं तरी पकडून घेऊन जाणार. तुम्ही तिथं व्यवस्था लावा. या महापालिकेत काहीतरी निधी व्यवस्था करा. सभागृहाची दिशा
कोण करेल ठोस उपाय योजना पाहिजे पालखी साहेब राग कोणाला योग्य इथं राजकारण भाग नाही मॅडम हा जनता इतकी बोलते आम्हाला नाही तर इथं उपोषणाला बसतो आम्ही मीटिंग